स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं एपिसोड 16 to 20। हर चीज़ के लिए धन्यवाद। क्या मैं बाद में आ सकता हूँ? जब वे भीतरी दरबार में पहुंचे तो मियाँ ने काई से पूछा, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कमरे को कुछ संरचनाओं से सुदृढ़ करने जा रहा हूँ। मियाँ ने काई की बात पर सिर हिलाया। हालांकि वह पहले से काफ़ी मजबूत थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर में घुसे। कौन जानता है, वे उसका अंडरवियर चुरा लें। जब काई मियाँ के घर पहुंचा तो उसने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके पूरे घर के चारों ओर दो बाधाएं दिखाई दीं। 1 मिनट के बाद बैरियर टिमटिमाए और गायब हो गए। उन्हें कोई नहीं देख सकता। वैसे भी पहली बाधा एक रोकथाम बाधा है जो किसी भी अवांछित व्यक्ति को वापस फेंक देगी। जहां तक दूसरी बाधा की बात है, आप इसे एक पहचान बाधा के रूप में सोच सकते हैं। केवल वे लोग जिन्हें आपने अनुमति दी है वे आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, और यदि कोई जिसे आप जानते हैं वह अभी भी आपके साथ कुछ अजीब करने की कोशिश करता है तो बैरियर मुझे एक संकेत भेजेगा। जैसे ही काई ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया, मियाँ अचानक हौंफने लगी। यह इतना जटिल अवरोध है और आपने इसे केवल 1 सेकंड में और किसके साथ बनाया? आपकी उंगली का एक झटका। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते? उसने पूछा। काई ने मियाँ की बातों को गंभीरता से लिया और एक पल के लिए सोचा। चलो देखते हैं। कीमिया, गठन, तलवारें, हथियार, मैं सबका स्वामी हूँ। मैं मुर्दों को जिंदा करने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ अचानक उदास और दर्द भरी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। इसलिए मियाँ ने सोचा कि उसने इसकी कल्पना की होगी। ठीक है, मैं उन लोगों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ जो साधना के प्रारंभिक चरण में हैं। जैसे ही मियाँ ने सिर हिलाया, काई ने कहा। मियाँ ने बस यही सोचा कि अब उसे कोई भी चीज़ आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। उसने बस उससे विदा ली और अपने घर में प्रवेश कर गई। काई भी अपने घर वापस चला गया और वह कुछ गोलियां बनाने के बारे में सोचने लगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गोलियों और हथियारों की रैंक होती थी। नश्वर दुनिया की स्थिति को देखते हुए यहाँ गोलियों की उच्चतम रैंक 5 होगी। काई 4 पीक ग्रेड रैंक 5 गोलियां बनाना चाहता था, लेकिन उसे उनकी सामग्री की खोज करनी थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहली थी शरीर को निखारने वाली गोली जो किसी के शरीर को मजबूत बनाती थी। दूसरी थी मेरिडियन क्लींजिंग पिल जो किसी के मेरिडियन में मौजूद अशुद्धियों को दूर करती थी। तीसरी आत्मा और आत्मा को शुद्ध करने वाली गोली थी जो किसी की आत्मा और आत्मा को शुद्ध करती थी। ये गोली अभी तक नश्वर दुनिया में नहीं बनाई गई थी, इसलिए काई को नहीं पता था कि वह इसकी सामग्री ढूंढ पाएगा या नहीं। आखिरी गोली कीमिया देवी, काई और रिसिया द्वारा बनाई गई एक मूल गोली थी। उन्होंने और रिसिया दोनों ने 1000 साल एक कमरे में बंद रहकर बिताए थे और हजारों सामग्रियों के साथ प्रयोग किए थे। गोली का नाम था ट्रू माइंड पिल। ये गोली आपके दिमाग को किसी भी मानसिक हमले से बचाने की ताकत देगी, चाहे वह सील हो या भ्रम। ये गोली बहुत लोकप्रिय हो गई थी और कई लोगों ने इसका उपयोग उन साधकों के विरुद्ध करना शुरू कर दिया था जो दिमागी तकनीक में विशेषज्ञ थे। इस गोली का उपयोग करने पर उनका दिमाग किसी भी मानसिक हमले से लड़ेगा और वे दिमागी तकनीकों का उपयोग करने वाले साधकों पर काबू पाने में सक्षम होंगे। काई और रिसिया को गोलियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और चूंकि उनके अलावा कोई भी उन्हें नहीं बना सकता था, इसलिए गोलियां नष्ट हो गईं। इस गोली के साथ काई मियाँ की याददाश्त को अवरुद्ध करने वाली सील को सुरक्षित रूप से हटा सकता है और वह उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करने में सक्षम होगा। गोली के लिए कई रैंक 5 सामग्रियों की आवश्यकता थी और वे सभी अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन माने या न माने, काई के पेंडेंट में ये सामग्रियां थीं, सिर्फ एक गोली के लिए नहीं। उनके पास 300 से अधिक गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। हालांकि इससे पहले कि वह इसे गढ़ने के बारे में सोच पाता, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया और देखा कि उनके दरवाजे के ठीक बाहर 60 लोग खड़े हैं। उन सभी की साधना आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण से लेकर उसी क्षेत्र के 7वें चरण तक थी। काई को बहुत आश्चर्य हुआ जब एक व्यक्ति के पास प्रथम चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती थी। कियाना के अनुसार एक मुख्य शिष्य बनने के लिए बुनियादी आवश्यकता ये थी कि आपके पास कम से कम 8वें चरण की आकाश आत्मा क्षेत्र की साधना होनी चाहिए। कुलपिता ने स्वयं चौथे चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की साधना की थी। इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति संप्रदाय का एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और वह यहाँ क्यों था? आइए मियाँ के अंत पर वापस जाएं और देखें कि काई के जाने के बाद क्या हुआ। तारांकन। आखिरकार मियाँ ने सोने का नाटक करना छोड़ दिया क्योंकि दरवाजे पर तेज थपथपाहट उसके लिए बहुत ज्यादा थी। जैसा कि काई ने कहा था, जिसने भी उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की उसे वापस फेंक दिया गया। जब सभी ने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने एक खामी ढूंढी और मियाँ का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मियाँ ने अपना दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके घर के बाहर लगभग 50 लोग जमा थे। अब उसके पास काई की आध्यात्मिक समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह लंबे समय से संप्रदाय में थी।
उसके घर के बाहर खड़े हर व्यक्ति को प्रतिभाशाली माना जा सकता है और उनमें से अधिकांश दोहरे कृषक थे। वैसे संप्रदाय के मानकों के अनुसार इन्हें प्रतिभाशाली माना जा सकता है। हालांकि अगर काई यहाँ होता तो वह इन लोगों के प्रतिभाशाली होने पर हंसता। मुझे अंदर आकर तुम्हें आनंद देने दो, मुझे तुम्हारा शुद्ध यीन फूल लेने दो, मेरे लिए अपना बिस्तर गर्म करो और मैं तुम्हें खेती में आगे बढ़ने में मदद करूंगा। उन सभी ने मियाँ को दूसरों से छीनने की कोशिश की। कुछ ने उसे धमकाया तो कुछ ने अपने पैसे का दिखावा किया। लेकिन वे सभी जानते थे कि मियाँ की साधना आकाश आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण में थी। मियाँ अपनी खेती छुड़ाना चाहती थी और उन्हें मिटा देना चाहती थी, लेकिन चूंकि वह यात्रा के बाद थक गई थी, इसलिए उसने उन्हें यह बताने का फैसला किया कि वह अब कुंवारी नहीं है और उसके पास एक आदमी है जिससे वह प्यार करती है, जो एक तरह से पूरा सच था। अब मेरे पास मेरा शुद्ध यीन फूल नहीं है। काई ने इसे पहले ही मुझसे ले लिया है और मैं उससे प्यार करती हूँ। अब कृपया चले जाओ और मुझे सोने दो, उसने जल्दी से कहा। मियाँ की बातों ने भीड़ को चौंका दिया। वस्तुतः यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने काई को 9 लोगों के समूह का नरसंहार करते हुए देखा था और उसका नाम सुनते ही सभी कांप उठते थे। ओह सच में, तो चलो चलें और उससे मिलें। अचानक कोई छाया में चला गया और ज़ेड रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसे देखकर हर कोई हौंफने लगा। वह वू टैन था, जो संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सभी ने सोचा कि काई वू टैन को हरा नहीं पाएगा और जैसे ही वह काई के घर की ओर बढ़ा, उन्होंने उसका पीछा किया। अब मियाँ उन्हें रोक सकती थी और एक अच्छी लड़की या कुछ और जैसा व्यवहार कर सकती थी। हालांकि आपको हमेशा वही बनना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। मियाँ भी उनके पीछे हो ली क्योंकि वह प्रथम श्रेणी की सीट से नरसंहार का आनंद लेना चाहती थी। आप क्या चाहते हैं? काई ने अपना दरवाज़ा खोला और लगभग 50 एकत्रित शिष्यों को घूर कर देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि काई को उनके बारे में पहले से ही पता था। हालांकि वू टैन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसी ही किसी चीज़ की उम्मीद थी। मैं तुम्हें डेथ मैच के लिए चुनौती देना चाहता हूँ, वू टैन ने कहा और काई की नज़र उसके ज़ेड रंग के वस्त्र पर पड़ी। और आप कौन है? काई ने वू टैन की ओर अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। वू टैन, संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा, वू टैन ने जवाब दिया और अपनी छाती फुला ली, जबकि अन्य लोग खुशी मना रहे थे। और जो भी हो, चलो चलें, काई ने कहा और चला गया। वू टैन और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया जबकि मियाँ काई के पास छिप गई। वे कुछ नहीं बोले और चलते रहे। प्रवेश परीक्षा कक्ष के रास्ते में उनका सामना संप्रदाय के गुरुओं से हुआ जो आसपास मौजूद थे। जब रियांग और जुनजुन ने काई को 50 लोगों के साथ घूमते देखा तो ये किसी को भी स्पष्ट था कि वे अच्छे नहीं थे। तुम कहाँ जा रहे हो, वू टैन? रियांग ने उस व्यक्ति को संबोधित किया जिसके बारे में उनका मानना था कि वह उन सभी का नेतृत्व कर रहा था। मैंने यहाँ काई को डेथमैच के लिए चुनौती दी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। हम प्रवेश परीक्षा हॉल की ओर बढ़ रहे हैं, वू टैन ने उत्तर दिया और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। संप्रदाय के स्वामी उसे रोकना चाहते थे लेकिन वह संप्रदाय के लिए एक मूल्यवान संपत्ति था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा वू परिवार का पश्चिमी महाद्वीप में काफ़ी प्रभाव था। हालांकि सबसे पहले वू टैन को एक विकृत व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं माना गया और उसे ब्लू मून संप्रदाय में भेज दिया गया। संप्रदाय ने उन्हें दोहरी खेती की तकनीक दी थी और तभी उन्हें पता चला कि वू टैन दोहरी खेती में विशेषज्ञ थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वो परिवार ने एक बार फिर उनका स्वागत किया और ब्लू मून संप्रदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए भुगतान किया कि उन्हें खेती के लिए सबसे खूबसूरत महिलाएं मिलें। जब संप्रदाय के गुरुओं ने सुना कि कैसे काई ने मियाँ को ठीक किया है और उन्होंने देखा कि वू टैन उसे पाना चाहता है तो वे उसे देने वाले थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वू टैन ने स्वयं काई को चुनौती दी, जिन्होंने उनके अनुसार मूर्खतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। अंत में वे केवल आह भर कर काई और बाकी लोगों के पीछे प्रवेश परीक्षा हॉल की ओर जा सके। जहां तक काई की बात है, उसने मियाँ से बात करना शुरू कर दिया। तुम उसे कैसे मारोगे? क्या तुम उसे मारोगे और उसे फिर से मारने का आश्वासन दोगे? मियाँ को काई की चिंता नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि वू टैन उसके स्तर से बहुत नीचे था। इसके बजाय उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि काई उसे कैसे मारेगी। वह पुनरुत्थान नहीं था। जब एक कृषक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को एक स्थान पर गायब होने में कुछ मिनट लगते हैं। इस समय के दौरान एक उच्च स्तरीय कृषक इस बारे में सोच सकता है कि उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा पीछे छोड़ना है या नहीं। बेशक आप जीवित रहते हुए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह एक और विकल्प था। मैंने जो किया वह यह था कि मैंने उनकी आत्मा को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया और इसे आधार बनाकर उनके शरीर को पुनर्स्थापित किया। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जो पुनर्जीवित हुआ है वह वही व्यक्ति है जो पहले था। काई ने अपना सिद्धांत समझाया और मियाँ को ये सब समझने में कुछ मिनट लगे। हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया कि वह उसे कैसे मारेगा। वे सभी प्रवेश कक्ष में पहुंचे और काई आगे बढ़ी।
मुझे कुछ गोलियां बनानी होंगी, इसलिए मैं आप सभी से एक ही बार में लड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप बार बार नई मूर्खतापूर्ण रणनीतियों के साथ मेरे पास आते रहेंगे, काई ने कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। एक बार फिर उसके और वू टेन तथा अन्य 50 शिष्यों के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया। उन सभी ने सोचा कि काई काफी मूर्ख था क्योंकि उसने एक ही बार में उन सभी से लड़ने का फैसला किया था, लेकिन निश्चित रूप से काई कुछ भी नहीं बल्कि मूर्ख था। हालांकि संप्रदाय के गुरु इससे पीछे हट गए। काई ने बस इतना कहा कि उसे कुछ गोलियां बनानी थी, जिसका मतलब था कि वह कीमिया मास्टर था। इसके अलावा इस तरह की बाधा के साथ यह मान लेना सुरक्षित हो सकता है कि वह एक फॉर्मेशन मास्टर था, और चूंकि उसने उन लोगों को चंगा किया, वह चंगा भी था। क्या बकवास है, एक उपचारक प्लस कीमिया मास्टर प्लस फॉर्मेशन मास्टर। क्या ये लड़का भेष में शैतान है? जहां तक वू टैंग की बात है, जिसने इसके बारे में सुना था उसे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। काई ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और वू टैंग को छोड़कर बाकी सभी लोग राख में बदल गए, जिससे देखने वाले सभी लोग हौंफने लगे। जहां तक वू टैंग की बात है, वह हंसा। तो आपकी क्षमताएं आकाश आत्मा क्षेत्र तक ही सीमित हैं। दुर्भाग्य से आपके लिए मैं नरक आत्मा क्षेत्र में हूं, वू टैंग ने कहा और तलवार निकाल ली। बेवकूफ, आपने जानबूझकर आपको बाहर रखा ताकि मैं आपका एक उदाहरण बना सकूं। काई ने बुरी मुस्कान दी और अपने पेंडेंट से तलवार निकाल ली। तलवार एक शीर्ष स्तर का आत्मा ग्रेड हथियार था और काई ने बस जम्हाई ली जैसे ही वह और वू टैन दोनों ने अपना स्थान लिया। वू टैन ने उसे एक त्वरित वार में मारने की उम्मीद से उस पर हमला किया, लेकिन इसके बजाय काई ने उसकी तलवार को आधा काट दिया और उसके पेट में वार कर दिया। वू टैन लड़खड़ा कर वापस गिर गया क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर खून बह रहा है, लेकिन वे अचानक ठीक हो गए जैसे कि उन्हें कभी चोट ही नहीं लगी थी। उसने स्पष्टीकरण के लिए काई की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अचानक जलन होने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। आप कौन हैं और मेरी आंखें क्यों जल रही हैं? जब काई ने बुरी तरह हंसी तो वह चिल्लाया, मैं हर चीज़ का स्वामी हूँ। मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं वह भी कर सकता हूँ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। काई ने बस कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी तलवार लहराई और वू टैन के शरीर पर लगभग 100 घाव दिखाई दिए। और हाँ, उसके छोटे भाई को भी कुछ चोटें आईं। काई ने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। काई ने अपनी उंगलियां तोड़ दीं और वू टैन का सिर एक बार फिर उसके शरीर से जुड़ गया। अगले कुछ मिनटों तक मिया को छोड़कर सभी को भयभीत करते हुए काई ने वू टैन के शरीर के अंगों को निकालना और उसे बार बार मारना जारी रखा। काई के संतुष्ट होने के बाद उसने बस अपनी उंगलियां तोड़ दीं और वू टैन धूल में बदल गया। मेरे शब्दों को याद रखें, अगर यहाँ कोई भी किसी मूर्खतापूर्ण कारण से मुझे चुनौती देने की कोशिश करता है, तो आप सभी का वही हाल होगा जो उसका और उन लोगों का हुआ जिन्हें मैंने मारा है। और साथ ही वह निश्चित रूप से आखिरी व्यक्ति नहीं होगा जिसे मैं मारूंगा मरने से पहले। काई ने उन सभी को चेतावनी दी और लापरवाही से अपने घर वापस चला गया। उस दिन से संप्रदाय में हर कोई उसके बारे में जानता था। काई, सभी का भयानक स्वामी। जहां तक संप्रदाय के गुरुओं की बात है तो उनके बारे में उनकी अलग ही सोच थी। उनके लिए काई नंबर 1 प्रतिभा थी जो बहुउद्देशीय संप्रदाय में शामिल हुई थी। तो अंत में बहुउद्देशीय संप्रदाय ने अंततः एक बहुप्रतिभाशाली प्रतिभा अर्जित की। जब काई बाहर निकलने की ओर चलने लगा तो सभी ने उसे घूर कर देखा। हालांकि कुछ मूर्ख को फिर भी संदेश नहीं मिला और वह अचानक एक खंजर निकालकर उसकी ओर दौड़ने लगा। अपने आप से आगे मत बढ़ो, बेचारा कमीना चिल्लाया, लेकिन काई ने कुछ नहीं किया और बस चलता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मिया को अपनी ओर बढ़ते देखा था और उसने सोचा कि यह उसके लिए सबको अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है। मिया ने अपना पहला चरण नरक आत्मा क्षेत्र जारी किया और सभी को और भी चौंका दिया। उनके जबड़े, जो पहले ही जमीन पर गिरे हुए थे, अब नरक में थे। मिया ने अपने नंगे हाथों का उपयोग करके खंजर को नोक से लिया और उसे तोड़ दिया। फिर उसने अपने हाथ से उस आदमी की गर्दन काट दी और वह बेहोश हो गया। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर टकराया। मिया, आप किसी कल्टीवेशन इतनी ऊंची कैसे है? रियांग ने भयभीत स्वर में पूछा। आखिरी बार उसे याद आया, मिया आकाश आत्मा क्षेत्र के पहले चरण में थी और वह लगभग एक सप्ताह पहले की बात है। लगभग एक सप्ताह में नरक आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण तक पहुंचने के लिए वह पागलपन से परे था। जहां तक काई की बात है, वह बस अपने कमरे में वापस चला गया क्योंकि वह पहले ही एक दिन के लिए पर्याप्त नाटक का सामना कर चुका था। मैंने काई के साथ खेती की और वह इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की। वास्तव में उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मिया ने कहा, उनकी ओर पीट कर ली और शांत भाव से चल दी। हर कोई अपना मुंह खुला करके वहां खड़ा था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें हिलना चाहिए या नहीं। मिया सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई और काई ने बाकी दिन बस खेती की। अगली सुबह काई अपने उपचार स्थल पर वापस चला गया, जिसके बारे में वह भूल गया था।
वहाँ कोई नहीं था क्योंकि हर कोई अब उससे डरता था, इसलिए वह बस कमल की मुद्रा में बैठ गया और साधना शुरू कर दी। भले ही वह खेती कर रहा था, काई की खेती में केवल 0.001% या कुछ और की वृद्धि हो रही थी। लेकिन कुछ न होने से कुछ बेहतर है। दोपहर के समय 7 महिलाओं का एक समूह उनके पास आया। वे सभी युवा लग रहे थे और उन सभी को उच्च स्तरीय सुंदरियां माना जा सकता था। चूंकि वह अपनी साधना पर इतना केंद्रित था, इसलिए लड़कियों में से एक को उसे जगाने के लिए उसे हिलाना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिससे लड़की शर्मिंदगी से लाल हो गई। बड़ी बहन मिया ने हमें बताया कि आपने खेती में उसकी मदद की है और आप किसी भी चोट को ठीक भी कर सकते हैं। वह अचानक बोली। लड़की के कमर तक लंबे भूरे बाल और चमकदार भूरी आंखें थीं। हाँ, उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं उस जहर को ठीक कर सकता हूं जो आपकी खेती में बाधा बन रहा है, काई ने प्रसन्न स्वर में कहा और लड़की और उसका समूह अचानक हौंफने लगे। मेरा नाम सवारा नेजुको है, उसने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नेजुको। अब मैं आपके घाव को आसानी से ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप कुछ कराहने की आवाज़ें निकाल सकते हैं। नेजुको ने काई की बात पर सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है और इसलिए क्या आप कृपया मुझे अपने घर पर ठीक कर सकते हैं। नेजुको अचानक शर्मा गया। वह पहले से ही आंतरिक दरबार में कुछ शिष्यों के साथ खेती कर चुकी थी और उसका एक निजी साथी था, लेकिन उनमें से कोई भी काई के सुंदर चेहरे या उसके आकर्षक फिगर की बराबरी करने में सक्षम नहीं था। ठीक है, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये महिलाएं आपका पीछा कर रही हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ दे सकता हूं। जैसे ही काई ने उनकी ओर इशारा किया, सभी के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। कुछ देने से क्या मतलब? नेजुको ने संदेह से पूछा। मैं उनकी मालिश कर दूंगा। काई के उत्तर से हर कोई अवाक रह गया और उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें जो करना है करो, या तो ले लो या छोड़ दो, उसने अपनी खेती पर वापस लौटते हुए कहा। ऊपरी क्षेत्रों में हर कोई काई की मालिश चाहता था और कई लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे यदि इसका मतलब ये था कि वे इसे प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि उन्हें द डिवाइन मसाज गॉड का उपनाम भी दिया गया था, जो उनकी श्रेष्ठ उपाधियों में से एक थी। मैं तुम्हें गलत तरीके से नहीं छूऊंगा और मैं सिर्फ तुम्हारी मालिश करूंगा। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो नुकसान तुम्हारा है। काई ने अपनी आंखें खोलीं और लड़कियों के समूह से कहा। उसने नेजुको और अन्य लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। नेजुको सहित सभी ने अनिच्छा से काई का अनुसरण किया। सच पूछिए तो अगर कोई उनसे पूछे कि क्या वे काई से खेती करेंगे या नहीं, वे दिल की धड़कन में हाँ कहेंगे। और ऐसा उनके द्वारा उनकी खेती बढ़ाने के कारण नहीं था, हालांकि इसे बोनस के रूप में माना जा सकता है। दरअसल काई की खूबसूरती ही उन्हें उससे प्यार करने के लिए काफ़ी थी। वे सभी काई के घर में दाखिल हुए और वह उन्हें अपने शयन कक्ष में ले गया। सच कहूं तो ये सभी लड़कियां पहले से ही कुछ लड़कों के साथ दोहरी संबंध बना चुकी थीं और अपनी शुद्ध यीन ऊर्जा खो चुकी थीं। यदि आप चाहें तो मैं आपके चारों ओर एक अवरोधक प्लस ध्वनिरोधी अवरोधक बना सकता हूं जो उन्हें कुछ भी देखने या सुनने से रोक देगा। काई ने नेजुको को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा जिसने बड़ी आंखें बनाईं और सिर हिलाया। काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके और नेजुको के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया। जब तक काई उसे छू रहा था वह उसे देख और सुन सकता था। काई का दाहिना हाथ चमकने लगा और उसने उसके कंधे को छुआ। प्रकाश उसके हाथ से होते हुए नेजुको के शरीर तक पहुंच गया और उसने जोर से कराह निकाली। आहे! लेकिन अचानक उसने मुंह से मुंह में गंदा काला तरल पदार्थ खांस लिया जो फर्श पर गिर गया। वही जहर है, काई ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाईं और अवरोध सहित जहर गायब हो गया। ठीक है, अब तुम चाहो तो मैं मालिश भी कर दूंगा। वह मुस्कुराया और नेजुको शर्मा गया। जब उसने उसे बिस्तर पर लेटने का इशारा किया तो उसने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर वे देख रहे हैं? उसने दूसरों पर नज़र डालते हुए नेजुको से पूछा। अगर वे इसे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यह कैसा लगता है, उसने कहा और दूसरों की ओर सिर हिलाया। अगर आप यही चाहते हैं, अब आपके पास 3 विकल्प हैं कि आप मुझसे कैसे मालिश करवाना चाहते हैं। पहला है कपड़ों से, दूसरा है अंडरवियर में और तीसरा है नग्न। जब नेजुको ने उसकी बात सुनी तो उसका जबड़ा ज़मीन पर गिर गया। यदि आप सोच रहे थे तो मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके कपड़े गीले न हों। काई ने कंधे उचकाए और ऐसे उत्तर दिया मानो वह जो कह रहा था वह बिल्कुल स्पष्ट था। नेजुको ने एक पल के लिए सोचा और शर्मा गया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और धीरे से बोली, मैं अपने अंडरवियर में मालिश कर लूंगा। उसने अपना शर्माता चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और काई को अपने कपड़े उतारने दिए। काई ने धीरे धीरे अपने वस्त्र उतार दिए और उसे लाल और काले रंग की लेस वाली पैंटी और ब्रा में छोड़ दिया। मालिश करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उसने उसके शर्माते चेहरे पर नज़र डाली।
काई के हाथ धीरे धीरे चमकने लगे और उसने उन्हें नेजुको के सपाट पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उस पर थपथपाना शुरू कर दिया जैसे कोई पियानो वादक अपना पियानो बजा रहा हो। नेजुको ने महसूस किया कि काई के हाथ की गर्मी उसके शरीर से गुजर रही है और उसने महसूस किया कि उसकी छोटी बहन को थोड़ी झुंझुनी हो रही है, भले ही काई केवल उसके पेट में अपनी उंगलियां थपथपा रहा था। उसने विशेषज्ञ चाल से धीरे धीरे उसके पेट को मसलना शुरू कर दिया और सभी ने देखा कि उसकी त्वचा ऐसे बह रही थी मानो वह पानी हो। ममम, नेजुको ने हल्की सी कराह निकाली जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। काई ने केवल 1 मिनट पहले ही मालिश शुरू की थी और नेजुको ने पहले ही अपनी पहली कराह छोड़ दी थी। हर कोई उसे घूर रहा था जिसने बस मैंने कहा था उसी तरह अपने कंधे उचकाए। उसने धीरे से नेजुको को उसकी पीठ पर घुमाया और उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद नग्न पीठ और बड़ी गांड की प्रशंसा की जो उसके देखने के लिए पूरी तरह से प्रदर्शित थी। उसने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें टटोलने लगा। आह आह, जैसे ही काई ने उसकी गांड को पूर्णता के साथ मसला, नेजुको जोर से कराह उठी। उसने उसकी गांड छोड़ दी और उसकी पीठ सहलाने लगा। बाकी सभी लोग धुंधली आंखों से ये देख रहे थे मानो इस दृश्य ने उन्हें अचेतन अवस्था में पहुंचा दिया हो। ठीक है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अभी भी वे गोलियां बनानी हैं और इसमें मेरा बहुत अधिक समय लग रहा है। भले ही काई किसी भी समय किसी सुंदरता की मालिश करके खुश था, फिर भी उसे अपनी मूल सुंदरता का ख्याल रखना पड़ता था। अन्यथा अगर उन्हें पता होता कि काई उन्हें खोजने और उनकी यादें वापस पाने में मदद करने के बजाय कुछ लड़कियों की मालिश करने में व्यस्त है, तो वे उसकी गांड पर लात मारेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक बार फिर नेजुको को पलटा और अपनी उंगली से उसके पेट को छुआ। नेजुको को अपनी गुफा की ओर कुछ गर्म सा महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि वह झड़ने वाली है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेजुको का शरीर हिल गया और उसने यिनक्यूई के बाद यिनक्यूई छोड़ दी। उसका पूरा अंडरवियर भीग गया था और तरल पदार्थ टपक रहा था, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। न जाने कितनी देर तक सहने के बाद नेजुको की आंखें घूम गईं और वह बेहोश हो गई। शायद मैंने अति कर दी, काई ने सोचा और नेजुको को उठाया और बिस्तर के पैर के पास लिटा दिया। उसका अंडरवियर इतना यिनक्यूई टपक रहा था कि काई को इसे 5 मिनट तक ठीक करना पड़ा ताकि यह बर्बाद न हो जाए। उसके अंडरवियर में अब बिना किसी यिन ऊर्जा के केवल साधारण उत्तेजना का रस था, लेकिन वह अभी भी बहुत गीला था। खैर, मैंने उसे नग्न होकर ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। चूंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं एक ही समय में 2 लोगों की मालिश करूंगा। काई के शब्दों ने सभी को उनकी अचेतन अवस्था से बाहर निकाला और 2 लड़कियां आगे बढ़ीं। काई ने बिना पूछे जल्दी से उनके कपड़े ढीले कर दिए और उन्हें बिस्तर पर धकेल दिया। काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और लड़कियों की दरारों के पास एक छोटा पोर्टल दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने अंडरवियर पहने हुए थे। अब मैं इस ऊर्जा को एक ही बार में अवशोषित कर सकता हूं, काई ने चतुराई से सोचा। ये पोर्टल उनके शरीर से निकलने वाली यिनक्यूई को एकत्र करेगा और फिर वह इसका संवर्धन करेगा। उसने जल्दी से अपने हाथों से उनकी गांड को मसलना शुरू कर दिया और उन्हें कराहने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने हाथों से उनकी पीठ को कोमलता से रगड़ा। ये 5 मिनट तक जारी रहा, इससे पहले कि काई ने अचानक अपनी उंगलियों से उनके पेट को छुआ और उन्हें बड़ी मात्रा में यिनक्यूई पिला दी। हालांकि इस बार लड़कियां बाहर नहीं हुईं, लेकिन वे अभी भी बहुत कमज़ोर थीं। काई ने उन्हें राजकुमारी शैली में उठाया और नेजुको के बगल में लिटा दिया। फिर उसने अगली लड़कियों को आने का इशारा किया और उसने लगभग 20 मिनट में उन सभी को संतुष्ट कर दिया और वह सफलतापूर्वक अच्छी मात्रा में यिनक्यूई इकट्ठा करने में कामयाब रहा। क्या आप हमारे साथ खेती कर सकते हैं? नेजुको, जो अब जाग चुका था, ने कमजोरी से पूछा। आपने इतनी यिनक्यूई जारी कर दी है कि यदि आप इसे और अधिक जारी करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। 1 सप्ताह के आराम के बाद मुझसे मिलें और मैं खुशी से आप सभी के साथ काम करूंगा। काई ने उन्हें प्रस्ताव दिया। नेजुको और अन्य केवल आह भर सकते थे और उठकर अपने कपड़े पहन सकते थे। वे सभी उदास भाव के साथ धीरे धीरे काई के घर से बाहर निकल गए। यदि काई केवल 5 मिनट की मालिश से उनकी यिनक्यूई की आपूर्ति खाली कर सकता है, तो अगर वह उनके साथ खेती करेगा तो वह क्या कर पाएगा? वे ये जानना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्टॉक साफ था। काई को ज्ञात था, उसने किसी तरह अपने लिए एक और आपदा खड़ी कर ली थी। ये लड़कियां उसके कौशल से मंत्रमुग्ध थीं और किसी और की तकनीक से कभी संतुष्ट नहीं होती थीं। काई बस कमल की स्थिति में बैठी और बड़ी मात्रा में यिनक्यूई प्राप्त की, जो अब एक बड़े क्रिस्टल कटोरे में संग्रहित थी। इसके बाद उन्होंने अगले 1 घंटे तक इसकी साधना की और इसके कारण उनकी साधना आगे बढ़ी। हालांकि स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंचने में सक्षम होने में उन्हें अभी भी कुछ समय लगेगा। काई एक ही लड़कियों के साथ बार बार खेती कर सकता है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी समय लगेगा और उसे उनकी खेती को बढ़ावा भी देना होगा। अभी के लिए नेजुको के पास 5वें चरण के आकाश आत्मा क्षेत्र की खेती थी और बाकी के पास दूसरे चरण के आकाश आत्मा क्षेत्र से लेकर चौथे चरण तक की खेती थी।
लेकिन अपनी सफलता के बाद उसे नरक आत्मा क्षेत्र के साधकों की आवश्यकता होगी। काई ने नाटकीय ढंग से आह भरी और गोलियां तैयार करने के लिए कीमिया कक्ष में जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वह खड़ा हुआ और अपना दरवाज़ा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। उन्होंने आंतरिक दरबारी वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। नेज़ुको ने मेरे साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया, भले ही मैं उसका साथी हूं और ये तुम्हारी वजह से है। वह आदमी कुछ और कहने ही वाला था कि काई ने उसके माथे की मालिश की और उसकी उंगलियां चटका दीं। वह आदमी धूल में बदल गया और काई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे क्या पता था, उसका बुरा दिन बस शुरू हो रहा था। लेखक का नोट, मुझे 20 पावर स्टोन मिले और हमने 200 संग्रह हासिल कर लिए। आप लोगों का धन्यवाद और मैं आज दूसरा अध्याय जारी करूंगा। जैसे ही काई जाने वाला था, उसके दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। वह अब उन बेवकूफ़ों पर गंभीर रूप से नाराज हो गया था जिन्हें उसे नाराज न करने का संदेश नहीं मिला था। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसके मन से कुछ लोगों को सताने का विचार तुरंत दूर हो गया। काई के घर के बाहर लोगों का एक समूह किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहा था जो किसी तरह अपने हाथों को उसके शरीर से अलग करने में कामयाब रहा था। अब वहां केवल उसके कंधे थे और उनसे खून बह रहा था, हालांकि उनके चारों ओर 2 पट्टियां कसकर लिपटी हुई थीं। हमने सुना है कि आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं। कृपया यहाँ मेरे भाई को ठीक करें। उस पर जादुई जानवरों के झुंड ने हमला किया था और उनमें से एक ने कहा, और वाक्य के बीच में ही उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं केवल तुम में से उसकी बाहों को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। काई ने उसके माथे की मालिश की क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उनके पास यह नहीं होगा और उसे उस आदमी की बाहों को फिर से उगाना होगा और यह दर्दनाक होगा। दूसरा विकल्प यह था कि वह कुछ पुनर्जनन गोलियां बना सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सामग्री नहीं थी और उसे संदेह था कि संप्रदाय के पास वे भी थीं। मानो या न मानो, वास्तव में किसी मूर्ख ने वे हथियार उठाए थे। उसने उन्हें काई को सौंप दिया जिसने मरीज को फर्श पर लेटने का इशारा किया। जमीन पर पड़े मरीज को देखने से पहले काई ने कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर देखा। जैसे ही उसके हाथ चमकने लगे, उसने पट्टियां हटा दी और दोनों कटी हुई भुजाओं को उठाकर उस आदमी के कंधों पर रख दिया। चूंकि वह किसी आदमी की दूसरी कराह नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने मरीज की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इससे उसे बहुत दर्द होगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह बेहोश हो जाए। काई ने अन्य लोगों को बताया जो काई को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। भुजाएं पुनः त्वचा से जुड़ने लगीं और उसी में विलीन हो गईं। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। काई ने अपनी बाहों में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर पर कुछ दबाव बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए अपनी 2 उंगलियों का उपयोग किया। तुम्हें धन्यवाद। उस लड़के का बड़ा भाई उठा और उसे धन्यवाद दिया और अपने दोस्तों के समूह के साथ चला गया। काई अंदर गया ताकि वह शांति से 1 मिनट के लिए अपने माथे की मालिश कर सके। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, किसी ने एक बार फिर उसका दरवाजा खटखटाया। वह जोर से कराह उठा, लेकिन फिर भी उसने ये देखने के लिए अपना दरवाजा खोला कि बाहर कौन है। पता चला कि संप्रदाय के गुरु उनसे मिलने आ रहे थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? कोई घायल हो गया है और उसे मेरे उपचार की आवश्यकता है या कुछ और? काई ने ऐसी आवाज़ में पूछा जिससे संकेत मिला कि वह चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, हम वास्तव में आपको एक मुख्य शिष्य बनाने के बारे में सोच रहे थे। क्या आप इस पर विचार करेंगे? रियांग ने इधर उधर की बातें नहीं की और $1 मिलियन का प्रश्न पूछा। सिवाय इसके कि काई ने इसे $1 मिलियन के प्रश्न के रूप में नहीं देखा क्योंकि उसकी दुनिया में डॉलर मौजूद नहीं हैं। हाँ, मुझे ये करना अच्छा लगेगा। कल, उन्होंने कहा और संप्रदाय के स्वामी के चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे इस तरह का बचकाना व्यवहार नहीं करना चाहिए। शायद मुझे अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सोचा और गहरी सांसें लेने लगा। जहाँ तक संप्रदाय के गुरुओं की बात है, वे इस बात से नाराज थे कि काई जैसे युवा व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा कुछ किया था। हालांकि उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे क्योंकि वह एक स्वर्ग विरोधी प्रतिभा था। काई के पास ये बहुत था और वह टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि किसी ने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अब वह बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि एक सुंदरी उसके घर के बाहर अकेली खड़ी है, तो उसने खुद को रोक लिया। काई ने दरवाज़ा खोला और पूछा, अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने नेज़ुको और अन्य लोगों से आपके मालिश कौशल के बारे में सुना। बहुत। मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे मालिश देंगे? उसने मोहक अंदाज में कहा। युवा सुंदरी के सुंदर हरे बाल और हल्की हरी आंखें थीं। वह एक फूहड़ है। काई में फूहड़ भावना थी जो उसे उच्चस्तरीय चेतावनी दे रही थी। लेकिन यह एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें दोहरे कृषक थे, इसलिए यह अपेक्षित था। और अगर उसके सामने वाली लड़की फूहड़ थी, तो उसे नहीं पता था कि वह क्या है। यदि उसे स्लट मीटर पर मापा जाता, तो उसे स्लट्स के इतिहास में सबसे बड़ा स्लट करार दिया जाता क्योंकि उसने कई महिलाओं को चोदा था।
लेकिन उन्होंने अपने सामने वाली महिला से कुछ नहीं कहा और उसे अंदर आने का इशारा किया। वह तेजी से अंदर चली गई और उसकी ओर देखा। मुझे नग्न मालिश पसंद है और यदि आप मुझे खुश कर सकते हैं तो आप मेरे अंगों को छू सकते हैं, उसने चंचल स्वर में कहा। काई ने बस अपने कपड़े उतारे और अपना अंडरवियर उतार दिया। उसने उसके सुडौल स्तनों, ठोस गांड और सुंदर दरार को देखा। उसने सबसे पहले उसके पेट से शुरुआत की और धीरे धीरे उसे मसला। वह विलाप नहीं कर रही थी बल्कि खुशी से भरी अभिव्यक्ति बना रही थी। मेरा नाम यूई है, वह किसी तरह कहने में कामयाब रही। काई ने बस अपना सिर हिलाया और अपने स्तनों की ओर बढ़ी। उसने उन्हें पूर्णता के साथ प्यार किया जिससे यूई कराह उठी। अहे मम्मा। फिर उसने उन्हें सावधानी से मसला और अचानक उसके उभरे हुए सिरों पर चुटकी काट ली जिससे यूई ने अपनी सबसे तेज कराह छोड़ी। आहे। उसने उसके स्तनों को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे यूई के गुलाबी फूल तक गईं और धीरे धीरे उसे रगड़ने लगीं। आह ममम। जब काई ने उसकी दरार को रगड़ा तो यूई कराहती रही। उसने अचानक उसकी योनि पर चुटकी काट ली जिससे यूई वहीं पर सह गई। लेकिन इससे वह रुका नहीं। उसने अपनी एक उंगली यूई की गुफा में डाल दी और उसके अंदर रगड़ने लगा। आह आह। यूई कराहती रही और काई ने दूसरी उंगली अंदर डाल दी। वह अपने दूसरे हाथ का उपयोग उसके स्तनों को सहलाने के लिए करता था जबकि वह अपने दाहिने हाथ से उसे उंगली से चोद रहा था। कुछ देर बाद काई को लगा कि अब बहुत हो गया और उसने अपनी उंगली से उसके पेट को छुआ। यूई का शरीर कांप गया और उसने यिन क्यूई के बाद यिन क्यूई छोड़ दी। उसने उसकी सारी यिन क्यूई एकत्र करने के लिए पहले से ही एक पोर्टल बनाया था। एक सप्ताह आराम करें और अगले सप्ताह मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा यदि आप यही चाहते हैं, काई ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वास्तव में मुझे ये पसंद आया। मैं आपसे अगले सप्ताह मिलूंगा, यूई ने खुशी से कहा और अपने कपड़े पहन लिए। उसने अचानक काई के गाल पर हल्की चुम्मी ली और उसके घर से चली गई। उसके घर से निकलने के बाद उसके दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। वह बाहर खड़े व्यक्ति को धूल में मिला देना चाहता था लेकिन उसने बस एक आह भरी और दरवाजा खोल दिया। कियाना चकित भाव के साथ बाहर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह सब सुन लिया है। शायद ये बहुत बुरा नहीं होगा। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं एपिसोड 21-25। अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? काई ने सज्जन स्वर में कियाना से पूछा। ओह, मैंने अभी उन शिष्यों से आपकी सेवाओं के बारे में सुना था और मुझे कहना होगा उनमें से हर कोई संतुष्ट होने के बाद भी असंतुष्ट दिख रहा था। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवाओं की जांच करने के लिए यहाँ हूँ, कियाना ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसे शिष्यों पर विश्वास नहीं था। दरअसल उसने नेजुको और उसके समूह को उतरते चेहरों के साथ जाते देखा था, इसलिए उसने उनसे इसके बारे में पूछा था। उन्होंने उसे काई के साथ अपने सत्र के बारे में बताया था और जिस तरह से लड़कियों ने काई के कौशल के बारे में बात की उससे कियाना आश्चर्यचकित रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई 5 मिनट की साधारण मालिश के साथ और सबसे संवेदनशील हिस्सों को छुए बिना भी ऐसा कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह काई के साथ अपना सबसे अच्छा समय बिताने वाली थी। चीजें बढ़ेंगी, काई ने उसे अंदर जाने देते हुए चेतावनी दी और उसे अपने शयनकक्ष में ले गया। कियाना ने कमरे को सूंघा क्योंकि यह 8 अलग अलग महिलाओं द्वारा छोड़ी गई यिन क्यूई की खुशबू से भरा था। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो जिसने कई पुरुषों की तकनीकों का अनुभव किया है, कियाना ने गर्व से कहा क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसे इतना खुश नहीं कर पाएगा कि चीजें बढ़ जाएंगी। वास्तव में उसने कई अलग अलग संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ खेती की थी और यहाँ तक कि संप्रदाय की पिछली प्रतिभा वुटेन के साथ भी, जिसे काई ने मार डाला था। कियाना ने अपने कपड़े उतार दिए और अपनी पन्ना ब्रा और पैंटी में गर्व से खड़ी हो गई। ज़्यादातर महिलाएं इससे शर्मिंदा होंगी लेकिन कियाना को अपने इतने बेदाग शरीर के लिए खुद पर गर्व था। काई ने वासनाहीन अभिव्यक्ति के साथ इसकी प्रशंसा की जिससे कियाना अवाक रह गई। अधिकांश पुरुष उसे जीभ निकालकर ऐसे घूर रहे होंगे जैसे कोई सांप अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो, लेकिन यहाँ काई उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी शॉपिंग स्टोर से कुछ किराने का सामान खरीदा हो और उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ताज़ा हो। उसने कियाना को धीरे से अपने बिस्तर पर धकेल दिया और धीरे धीरे उसकी पीठ को रगड़ना शुरू कर दिया। कियाना को तुरंत अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई जहाँ भी उसके हाथ उसकी त्वचा के संपर्क में आए। अब उसे काई की असली कुशलता का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ कि उसने पहले ये सब झूठ कहा था। लेकिन अगर वह जानती थी कि वह ऐसा उसके लिए सबसे निचले स्तर पर कर रहा है तो वह निश्चित रूप से एक गड्ढा खोद लेगी और उसका अपमान करने के लिए खुद को उसमें दफन कर लेगी। उसके हाथ धीरे धीरे उसके स्तनों तक पहुंचे और उसने उसकी ब्रा के पीछे उभरे हुए सिरों को महसूस किया जो उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। जब कियाना म्याऊं कर रही थी तो उसने धीरे से उनका पता लगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका दाहिना हाथ कियाना के पीछे पहुंचा और एक त्वरित क्षण में उसकी ब्रा का हुक खोल दिया। उसकी ब्रा टूटकर गिर गई और 2 विशाल पर्वत खुल गए।
जब वे इधर उधर उछल रहे थे तो उसने घूरकर देखा और तुरंत उन्हें चूसने के लिए चला गया। उसकी जीभ ने उसके निपल्स को गोलाकार गति में चाटा, इससे पहले कि उसने उसे अपने दांतों के बीच पकड़ा और चूसा। कियाना बहुत कोशिश कर रही थी कि वह कराह न सके, लेकिन जब काई ने उसके स्तनों को चूसना शुरू किया तो आखिरकार उसने फिर से कराहना शुरू कर दिया। मम्मा। वह कुछ देर तक उसके दोनों निपल्स को चूसता रहा और कभी कभी उन्हें छेड़ते हुए अपने दांतों के बीच भींच लेता। आह आह। कियाना कराह उठी और उसने उसके स्तनों को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। कियाना हौंफने लगी, लेकिन उसने उसे आराम के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया। वह चुंबन के लिए अंदर गया और काई के अचानक हमले से कियाना का मुंह खुल गया। उसकी जीभ उसके मुंह में ऐसे घुसी जैसे कोई शेर अपने शिकार का पीछा कर रहा हो और अपनी जीभ से कुश्ती करने लगा। काई का दूसरा हाथ उसके पेट की ओर चला गया और उसके अंडरवियर को खींच लिया। कियाना पूरी तरह से नग्न थी और उसने उसकी संपूर्ण चमकती त्वचा को देखने के लिए अपना चुंबन तोड़ दिया। यह उचित नहीं है कि मैं अकेला हूं जो नग्न हूं, कियाना ने कहा और काई पर थपथपाया, जो बस हल्के से मुस्कुराए। उसने अपना जैक और शर्ट खींच लिया। उसने अपनी बेल्ट खोल दी और अपनी जीन्स को फर्श पर गिरा दिया। उसने अपना अंडरवियर उतार दिया और अब वह पूरी तरह से नग्न था। उसकी छड़ी अभी भी एक अजगर की तरह सो रही थी जिसे जगाने की जरूरत थी। ओह, मुझे इजाज़त दो, कियाना ने कहा और अपने हाथ काई की छड़ी की ओर बढ़ाए और धीरे धीरे उसे रगड़ने लगी। उसकी छड़ी धीरे धीरे सख्त होने लगी और जाग गए अजगर की तरह उठने लगी। कियाना ने धीरे से काई की छड़ी के सिर को अपने मुंह के अंदर डाला और उसे अपनी गर्म जीभ से चाटा, इससे काई के पूरे शरीर में बिजली की लहरें दौड़ गईं। उसका अजगर अब पूरी तरह से जाग गया था और अपनी महिमा में स्वर्ग की ओर देख रहा था। कियाना ने एक त्वरित गति में इसका हर इंच अपने मुंह के अंदर डाल लिया और काई को गहरे गले लगा लिया। जब वह उस पर आगे पीछे घूम रही थी तो उसका मुंह उसके दिक से चिपक गया। उसने 1 मिनट के बाद इसे अपने मुंह से छोड़ा और काई की छड़ी लार में भीग गई। काई ने अपने शरीर को कियाना के ऊपर धकेला और उसका मुंह उसके गुलाबी फूल के पास गया। फिर उसने धीरे से अपनी जीभ उसकी गुफा में डाली और उसे जोश से चाटना शुरू कर दिया। आह मम्मा, कियाना ने शक्तिशाली कराहें निकाली जिससे काई को अपनी जीभ और भी आगे बढ़ानी पड़ी। मैं भी तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, कियाना ने कहा और उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली। अब कियाना की विशाल गांठ काई के चेहरे के ऊपर थी और उसका चेहरा उसके दिक के पास था। इस पोजीशन को 69 पोजीशन के नाम से जाना जाता था। कियाना ने अपना शरीर नीचे किया और काई की जीभ उसकी गुफाओं में घुस गई। साथ ही उसने काई की छड़ी को चूसना शुरू कर दिया। उसकी जीभ ने कियाना की गुफा का खुलकर निरीक्षण किया और यहाँ तक कि उसकी भगनासा को भी छेड़ा। लेकिन कियाना के पास कराहने का समय नहीं था क्योंकि उसका मुंह काई के लन से भरा हुआ था। हालांकि काई ने उसकी योनि को चूसना शुरू कर दिया और उसके शरीर में ऐंठन होने लगी क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में गर्म यिन क्यूई को सीधे काई के मुंह में छोड़ दिया। अपने होठों को चाटकर साफ करने से पहले उसने उसकी एक एक बूंद निगल ली। अब यह उचित ही होगा यदि तुम्हें मेरा स्वाद चखने को मिले, काई ने कहा और यांग क्यूई का एक कौर कियाना के मुंह में स्खलित कर दिया। लेकिन उसके आतंक और विस्मय के कारण उसने और 2 बार उसे छोड़ दिया और यांग क्यूई कियाना के मुंह से टपकने लगी। वह उठ बैठी और उसे गले से नीचे उतार लिया। ये काफ़ी मधुर है जो असंभव है, कियाना ने कहा और एक उंगली का इस्तेमाल करके उसके मुंह में अभी भी मौजूद यांग क्यूई का निशान बनाया। वास्तव में केवल देवताओं को काई की यांग क्यूई में अपनी इच्छा का स्वाद महसूस हुआ। इसके नीचे किसी को भी लगा कि इसका स्वाद शहद या किसी मीठी चीज़ जैसा है। आपने इतनी बड़ी रकम जारी कर दी और दुख की बात है कि हम खेती नहीं कर पाएंगे, कियाना ने उदास स्वर में कहा। भले ही काई एक स्वर्ग विरोधी प्रतिभा थी, फिर भी वह एक आंतरिक दरबारी शिष्य था और कियाना एक बुजुर्ग थी। हालांकि कोई भी उसके मुंह पर कुछ नहीं कहेगा और ऐसा काई की वजह से था। उसकी पीठ पीछे कई अफवाहें फैलाई जाएंगी, लेकिन अगर कियाना को पता होता कि संप्रदाय के गुरुओं ने काई को एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत करने का फैसला किया है तो वह चाहती कि उसने जो कहा वह कभी न कहे। काई के गौरव को ठेस पहुंची क्योंकि वह बिना थके पूरे ग्रह पर हर एक महिला से मुकाबला कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो, हम अभी भी खेती कर सकते हैं। वास्तव में आप ही जमानत के हकदार होंगे क्योंकि आप मुझे कठोर नहीं बना सकते, काई ने बिना किसी भावना के आवाज में कहा। कियाना ने भयभीत होकर काई के डिक को देखा क्योंकि वह अभी भी बहुत सख्त था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह पहले की तुलना में अधिक लंबा था। कियाना ये सोचकर सहम गई कि क्या होने वाला है। अचानक काई ने उसे एक बुरी मुस्कान दी जिससे उसकी अराजक भावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि वह अभी भी एक संप्रदाय की बुजुर्ग थी, फिर भी वह खुद को केवल एक आंतरिक दरबारी शिष्य के सामने समर्पित नहीं कर सकती थी, लेकिन केवल तभी जब वह जानती थी कि काई वास्तव में कौन थी। हमारे सत्र के अंत तक आप खड़े होने में भी सक्षम नहीं होंगे, कियाना ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, जिसने उसे काफी हद तक बर्बाद कर दिया।
एमकाई ने बस उसे एक बुरी मुस्कान दी और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। उसने धीरे से अपने लंड की नोक से उसकी योनि को छेड़ा। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर कियाना की गुफा में घुसाया और अंदर तक पहुंचने लगा। काई का पूरा डिक कियाना की गुफाओं के अंदर होने में कुछ समय लगा और उसने कुछ मिनटों तक इस दृश्य की प्रशंसा की। मैं अब चलना शुरू करूंगा, काई ने कियाना को चेतावनी दी और धीरे से अपने कूल्हों पर जोर डाला। जैसे ही उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, कियाना ने धीमी कराह निकाली। उसने तेज चालें बनाई और कुछ अच्छे स्थानों पर प्रहार किया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी और कमरा मांस से मांस के टकराने की आवाज़ से गूंज उठा। जैसे ही उसने उसे पीटा, उसके डिक ने उसे अंदर से पूरी तरह से तबाह कर दिया। ओह! जब उसने उसे पीटना जारी रखा तो कियाना अनियंत्रित रूप से कराहने लगी। फिर काई ने अचानक उसके स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें सहलाना जारी रखते हुए उन्हें सावधानी से सहलाना शुरू कर दिया। मैं यह बाहर आ रहा है, कियाना चिल्लाए और उसका शरीर कांपने लगा क्योंकि यिन क्यूई उसकी गुफा से बहने लगी। लेकिन इससे काई नहीं रुका क्योंकि उसने उसी ताकत से उसे पीटना जारी रखा। अब बड़ी मात्रा में यिन क्यूई ने काई की छड़ी को ढक दिया और वह नहीं रुकी। ठीक है, यह आपकी सीमा है, उसने अचानक कहा और उसके अंदर बड़ी मात्रा में यांग क्यूई छोड़ दी। तुम्हारे अंदर अभी भी उतनी यांग क्यूई है, कियाना ने आश्चर्य और भय से कहा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली और उसका जबड़ा खुला रह गया। इसका कारण ये था कि काई की छड़ी अभी भी सख्त और सीधी थी। कियाना का शरीर डर से कांपने लगा और वह काफ़ी भयभीत हो गई। उसने उसे एक और बुरी मुस्कान दी। तुमने मुझे चुनौती दी किडो, अब उस यांग क्यूई को विकसित करो और तुम एक बार फिर मेरे साथ खेती करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो जाओगे। काई ने आदेश दिया और उसने भी यिन क्यूई की खेती शुरू कर दी। चूंकि कियाना के पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि संरचनाओं में महारत हासिल करने के कारण दौड़ना असंभव था, कियाना ने आह भरी और अभ्यास करना शुरू कर दिया। तारांकन। 1 घंटे बाद कियाना का जबड़ा ढीला लटक रहा था। वह कई सफलताएं हासिल करने में सफल रही थी। कियाना मूल रूप से आकाश आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में थी और उसने 10वें चरण में एक बड़ी छलांग लगाई थी। उसने काई की ओर देखा जो गहरी खेती में लगा हुआ था और उसने देखा कि इस दौरान उसका डिक अभी भी सख्त था। वह इस तरह कैसे खेती कर सकता है? जहां तक मैं जानता हूं, हार्ड डिस्क का मतलब उत्तेजना है और क्या साधना के लिए शांत दिमाग की आवश्यकता नहीं है? कियाना ने सोचा लेकिन उसने यह न पूछने का फैसला किया क्योंकि वह उत्तर से डरती थी। वह काई की छड़ी के पास पहुंची और धीरे धीरे उसे नीचे से चाटना शुरू कर दिया, जहां ये शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ा था, उसके सिर की नोक तक। किसी कारण से काई को अचानक अपने शरीर से बिजली का झटका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई गीली चीज़ उसके डिक को छू रही है। जब उसे पता चला कि कियाना उसका लन चाट रही है तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उन्होंने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह अपने सत्र में वापस लौट सकें। कियाना के अंत पर वापस, उसने अब काई के डिक को पूरी तरह से निगल लिया था और उसके चारों ओर अपना मुंह सिकोड़कर उसे चूस रही थी। उसका एक हाथ उसके स्तनों को सहला रहा था जबकि दूसरा उसकी दरार से खेल रहा था। वह एक ही समय में खुद को और उसे दोनों को आनंद दे रही थी। काई की आंखें अचानक खुल गईं और वह नीचे का दृश्य देखकर हंसने लगा। जैसा उसने सोचा था, कियाना उसे प्रसन्न कर रही थी। चूंकि मैंने तुम्हें इतने समय तक इंतजार कराया, इसलिए तुम जो चाहो वह कर सकते हो, काई ने कहा और बिस्तर पर वापस गिर गई। कियाना ने धीरे धीरे उन शब्दों के पीछे के अर्थ की व्याख्या की और वह धीरे धीरे काई की छड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसने खुद को उठाया और काई की छड़ी के ऊपर मंडराने लगी। जैसे ही उसने काई के शरीर को निगलना शुरू किया, उसने धीरे धीरे अपना शरीर नीचे करना शुरू कर दिया। मम्मा, ओह! वह खुशी से कराह उठी क्योंकि उसने काई की छड़ी को पूरी तरह से निगल लिया था। फिर वह धीरे धीरे चलने लगी और काई ने उसे स्थिर रखने के लिए उसकी कमर पकड़ ली। कियाना ने काउबॉय शैली में काई के डिक को छुड़ाना शुरू कर दिया और खुशी से कराह उठी। यिन क्यूई उसकी गुफा से बहती रही और काई के डिक को भिगोती रही। उसके स्तन हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे और जब वह उसके लन पर सवार होती थी तो उसकी विशाल गांड धड़ाम से उसके शरीर से टकराती थी। और जैसा कि उसने कहा था, उसने कियाना को वह करने दिया जो वह चाहती थी और उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। अप्रत्याशित रूप से कियाना ने काई से छुटकारा पाने के बीच धीरे से कहा, मेरे स्तनों को सहलाओ और मुझे आनंद दो। वह चिल्ला रही है। उसने वैसा ही किया जैसा वह चाहती थी और उसके स्तन पकड़ लिए। वह उन्हें मसलने लगा। कभी कभी वह चिढ़ाते हुए निपल्स को भींच लेता था और कियाना जोर से कराह उठती थी। ये किसी तरह 20 मिनट तक जारी रहा, इससे पहले कि आखिरकार कियाना अपनी सीमा तक पहुंच गई। किसी भी अधिक प्रयास से उसके शरीर को नुकसान होगा, इसलिए काई ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और अपनी यांग क्यूई को उसके अंदर छोड़ दिया। कियाना ने राहत की सांस ली और बैठने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही।
काई के साथ उसके सत्र ने उसके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। वह किसी तरह सोने की स्थिति में रहकर काई की आंख क्यूई को विकसित करने में कामयाब रही। उसने 2 और सफलताएं हासिल की और अब वह नरक आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण में थी। वह अब बैठने में सक्षम थी, लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया और वह फर्श पर गिरने वाली थी। सौभाग्य से, इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती, काई ने तुरंत उसे राजकुमारी शैली में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। तुम खड़े भी नहीं हो सकते और तुमने मुझे चुनौती दी, उसने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन कियाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में वह इसकी हकदार थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वह काई जैसे किसी को हरा सकती है। अत्यधिक अभिमान वास्तव में पाप है। काई अपने घर पर रहकर थक गया था और उसे किसी तरह यह आभास हो रहा था कि जल्द ही कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। उसने जल्दी से कियाना को उठाया। सोचो कि तुम कहाँ रहते हो, काई ने उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए अपने हल्के कदमों का उपयोग करते हुए निर्देश दिया। तो अब मुझे उन गोलियों को बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कई और परेशानियाँ आ सकती हैं। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। किसी भी संदेह को बढ़ाए बिना संप्रदाय से बाहर रहने का सबसे प्रभावी तरीका एक मिशन लेना है, उसने कहा और मिशन हॉल की ओर जाने लगा। मिशन हॉल आपकी खेती के अनुसार अलग अलग काउंटरों वाला एक विशाल हॉल था। मिशनों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया था। एकत्रीकरण मिशन, जिसके लिए किसी को कुछ सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता होती थी। सुरक्षा मिशन, जिसके लिए आपको एक अंगरक्षक होना पड़ता था। हत्या मिशन, जहां किसी को वांछित अपराधियों की हत्या करनी होती थी। और कई अन्य मिशन जैसे घरेलू मदद, डाकू को पकड़ना आदि। पिछली बार जब काई ने संप्रदाय को अपनी खेती दिखाई थी, तो उसे उनकी यादें मिटानी पड़ी थीं। उसने 1 मिनट तक सोचा और नरक आत्मा क्षेत्र मिशन काउंटर पर गया। वहां बैठे बुजुर्ग को काई के प्रवेश पर संदेह हुआ। संप्रदाय में लगभग हर कोई उसके बारे में जानता था। वह नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो कुछ भी संभव कर सकता था। उसने बस बुजुर्ग की निगाहें झटक दी और प्रथम चरण की नरक आत्मा की खेती जारी कर दी। बुजुर्ग ने सिर्फ सिर हिलाया और काई को उपलब्ध मिशनों को देखने दिया। मिशन #1, उद्देश्य 10 सुई छिपकलियों को मारें। इनाम 70 संप्रदाय अंक 140 स्पिरिट स्टोन। मिशन #2, उद्देश्य कुछ कीमिया विशेषज्ञों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। इनाम 40 संप्रदाय अंक 80 स्पिरिट स्टोन। मिशन #3, उद्देश्य एक दुष्ट किसान को मार डालो जिसने एक अमीर किसान की संपत्ति चुरा ली। इनाम 100 संप्रदाय अंक 200 स्पिरिट स्टोन। कई मिशन थे, लेकिन काई ने बेवकूफ़ी भरे मिशनों को छोड़ने का फैसला किया। खैर, वे मिशन जो उसे बेवकूफ़ी भरे लगे। कम कीमियागरों के लिए एक काम करने वाला लड़का बनना, कोई मौका नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संप्रदाय बिंदु आधे मूल्य के थे। फिर विनिमय केंद्र में वस्तुओं को खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन और संप्रदाय बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता था। उन्होंने एक ऐसे मिशन की तलाश की जो उनके अनुकूल हो। उनके हरम के सदस्यों में से एक, इसाबेला, पढ़ने और लिखने का शौकीन था। उसकी वजह से काई ने कई घिसे पिटे मिशनों के बारे में पढ़ा था और उसने जो मिशन चुना उसे घिसे पिटे मिशनों के इतिहास में सबसे घिसे पिटे मिशनों में से एक माना जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मिशन था। मिशन #38, उद्देश्य रियाजू शहर के बाहर रहने वाले डाकुओं के एक समूह को मारना जो शहर से महिलाओं को ले जा रहे हैं। नोट: डाकुओं की कुल संख्या अज्ञात है और कहा जाता है कि उनका नेता नरक आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में है। इनाम 200 संप्रदाय अंक 400 स्पिरिट स्टोन। उसे नहीं पता था कि रियाजू शहर कहाँ है, लेकिन उसे बस मानचित्र पर एक नज़र डालने की ज़रूरत थी और फिर वह खुद को वहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम होगा। उन्होंने मिशन प्रस्तुत किया और मिशन हॉल छोड़ दिया। इसके बाद वह मिया के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। जब मिया ने जवाब नहीं दिया तो एक पल के लिए काई को लगा कि शायद उसे कुछ हो गया है। फिर उसे अपनी खुद की संरचनाएं याद आई जो उसने बनाई थीं और मिया के दरवाजे का हैंडल खोला था। काई ने अंदर कदम रखा और मिया का नाम पुकारा, मिया, क्या तुम यहाँ हो? मिया अचानक अपने शयनकक्ष से दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। वह इस बात से अचंभित थे कि यह मामला कितनी तेजी से बढ़ा। अंततः आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ हैं, मिया ने रिहा किया और चिल्लाया। काई हल्के से मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं बहुत ज़्यादा नाटक में व्यस्त था। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो आपकी यादों को ताज़ा करने में मदद करेगी। उसकी बात सुनकर मिया खुशी से उछल पड़ी और एक बार फिर उसे गले लगा लिया। जब तुम वापस आओगे तो मेरे साथ खेती करने का वादा करो, मिया ने कुछ विनती भरे स्वर में कहा। वह उसे दोष नहीं दे सका। एक नश्वर प्राणी होने के कारण उनकी तकनीकें किसी को भी उनसे अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थीं। हाँ, ऐसा करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं तुम्हें युद्ध की कुछ तकनीकें भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं उसे छोड़ दें और इसका उपयोग करना शुरू करें, उसने अचानक कहा और मिया के माथे को छू लिया।
मिया की आंखें 1 मिनट के लिए पीछे मुड़ीं और कुछ देर बाद उसकी आंखें वापस फोकस में आ गईं। ये तकनीक, यह शाही ग्रेड से ऊपर है। तकनीक देखकर मिया डर से कांप उठी। ये वास्तव में एक दिव्य ग्रेड तकनीक है जो शाही ग्रेड के बाद आती है। दुर्भाग्य से आपकी कम खेती के कारण मैं आपको इससे ऊपर कुछ भी नहीं दे सकता। काई के पास अपने हरम के प्रत्येक सदस्य के लिए सर्वोत्तम खेती की तकनीकें थीं और वह उनमें से एक मिया को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा और इससे उसकी खेती भी नष्ट हो सकती है। हालांकि मिया की आंखें चमक रही थीं। उसने काई को ये कहते हुए सुना था कि उसके पास दैवीय स्तर से ऊपर की तकनीकें हैं और अगर वह उनका उपयोग कर सकती तो वह उन्हें उसे दे देता। किसी और ने तकनीक को अपने पास रखने का निर्णय लिया होता, लेकिन यहाँ काई उसके साथ इतनी शक्तिशाली तकनीक मुफ्त में साझा कर रही थी। उसने खेती की तकनीकों की परवाह नहीं की क्योंकि काई की आंख की हुई उसकी खेती को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन आपने ये तकनीकें कैसे सीखीं? मिया इस बारे में बेहद उत्सुक थी और उसने उससे पूछने का फैसला किया। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत सी नई चीज़ों का अनुभव होगा। वह मुस्कुराया और चिल्लाती हुई मिया को पीछे छोड़कर गायब हो गया। तारानकन तारानकन, काय अपने घर के अंदर दिखाई दिया क्योंकि वह इसे साफ करना भूल गया था। वास्तव में उन्हें ऊपरी क्षेत्रों में एक रोगाणु संकी के रूप में माना जाता था जो कि कुछ हद तक विडंबनापूर्ण था क्योंकि दोहरी खेती करना कुछ भी नहीं बल्कि साफ था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और चादरें साफ हो गईं और कमरा वैनिला जैसी खुशबू से भर गया। उसने अचानक जमीन से कोई गीली चीज उठा ली। ये नेजुको का गीला अंडरवियर था और उसमें से गर्मी का रस टपक रहा था। क्या वह बिना पहने ही चली गई? काई ने जोर से आश्चर्य किया। उसने अपनी उंगलियां तोड़ दीं और अंडरवियर सूख गया और उसने उसे 1 सप्ताह बाद उसे वापस देने के लिए उसे अपने पेंडेंट में रख दिया। काई ने कमरे पर बारीकी से नजर डाली और एक बार फिर गायब हो गई। तारानकन तारानकन, काई रियाजू शहर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। वह शहर में दाखिल हुआ और सिटी हॉल की ओर बढ़ा। वह कुछ मिनटों के बाद सिटी हॉल पहुंचा और पंजीकरण डेस्क पर मौजूद व्यक्ति को मिशन पेपर दिखाया। आपको यह मिशन केवल तभी लेना चाहिए जब आप अपनी क्षमताओं के बारे में आश्वस्त हों। उस व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से काई को चेतावनी दी। ये पता चला कि कई कृषकों ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी और हमेशा मारे गए थे, लेकिन वे पुरुष कृषक थे। महिला कृषकों की खेती को पनगु बना दिया गया और उन्हें दास के रूप में पकड़ लिया गया। काई ने बस सिर हिलाया और सिटी हॉल से बाहर निकल गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह डाकुओं को अगले दिन या उसके बाद पकड़ लेंगे क्योंकि मिशन की कोई समय सीमा नहीं थी। वह अब एक नश्वर व्यक्ति के रूप में दिन बिताने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता। काई शांति से शहर में घूमता रहा और एक रेस्तरां में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट हमेशा की तरह काई के अलौकिक कपड़ों को देखती रही। उसने बस आह भरी और रिसेप्शनिस्ट की ओर एक थैली फेंक दी। उस थैली में 5000 स्पिरिट स्टोन हैं। मैं आपके लिए यहाँ सबसे अच्छा भोजन चाहता हूँ और सबसे अच्छे दृश्य वाली एक टेबल भी चाहता हूँ। काई ने उन आत्मिक पत्थरों की अधिक परवाह किए बिना कहा। उसकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट कांप उठी। बिना ज्यादा परवाह किए 5000 स्पिरिट पत्थर फेंकने वाला कोई व्यक्ति शाही या कुछ और ही होगा। जो हुक्म मेरे आका। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा झुक गया क्योंकि वह काई को नाराज नहीं करना चाहता था और उसकी मेज पर घंटी बजा दी। 1 मिनट बाद एक वेटर आया और काई को उसकी सीट की ओर ले गया। रेस्तरां 5 मंजिल का था। पहला और दूसरा सामान्य मेहमानों के लिए, तीसरा आरक्षित लोगों के लिए, चौथा वीआईपी के लिए और पांचवां उच्च पदस्थ रईसों के लिए था। सीढ़ियां चढ़ते समय रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग सभी लोग काई को चकित नजरों से देखते रहे। 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसे खिड़की के पास एक टेबल दी गई और वह पूरे शहर को देख सकता था। 5वीं मंजिल खाली थी, केवल वही वहां बैठा था। कुछ मिनट बाद एक वेटर अपनी डिश लेकर आया। ये स्वादिष्ट सुगंध वाला एक सुंदर स्टेक था। अब इस बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन गुप्त रूप से काई खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। हालांकि उसे अपने हरम के कुछ सदस्यों को ये बताने से बचना पड़ा क्योंकि उनका खाना पकाने का कौशल चींटी के पहाड़ को धकेलने के कौशल जितना अच्छा था और चींटी का पहाड़ को धकेलने का कौशल वास्तव में खराब था। दूसरे शब्दों में, उनका खाना बनाना आपको असली खून की उल्टियां करवाने के लिए पर्याप्त था और यदि आप भाग्यशाली नहीं थे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन फिर कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो खाना बनाने में माहिर थे। मिया उनमें से एक थी क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाने की क्षमता थी। खैर, उसने शायद ही कभी उन्हें साझा किया था, लेकिन जब उसने किया तो काई ने उन्हें खाना पसंद किया था। कौन जानता है, शायद वह उसकी यादें ताज़ा करने के बाद उसके लिए आइसक्रीम बना सके। लेकिन इसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने स्वादिष्ट तरीके से स्टेक खाया जिसके बाद 5 अलग अलग प्रकार की चॉकलेट से बना चॉकलेट पैराफिट खाया गया। सब कुछ खाने के बाद वह रिसेप्शन पर वापस गया और रिसेप्शनिस्ट को एक बड़ी टिप दी। उस थैली में लगभग 15,000 स्पिरिट स्टोन हैं। खाना अच्छा था, काई ने टिप्पणी की और एक कांपती हुई रिसेप्शनिस्ट को पीछे छोड़ दिया।
वह एक बार फिर शहर में घूमे और इस बार उन्होंने एक ऐसा खेल देखा जो लोकप्रिय लग रहा था। उसने देखा कि एक छोटी लड़की एक विशाल भरवां सफ़ेद भालू को देख रही थी, जबकि उसके पिता उसके लिए इसे जीतने की कोशिश कर रहे थे। काई स्टॉल के पास गया और खेल के बारे में पूछा। ये बहुत सरल था, आपको किसी भी कौशल से गुब्बारा फोड़ना होगा, लेकिन आपको केवल एक ही प्रयास का मौका मिलेगा। हालांकि गुब्बारे को नकारात्मक संरचनाओं के साथ मजबूत किया गया था, जिससे कौशल के प्रभाव कम हो गए। उसने खेल चलाने वाले व्यक्ति को खेलने की फीस के रूप में 50 स्पिरिट पत्थर दिए और एक गुब्बारे की ओर देखा। काई ने कोई प्रत्यक्ष दबाव नहीं डाला, लेकिन गुब्बारा फूट गया। उसने उस आदमी को 50 स्पिरिट स्टोन और दिए और कहा, कोई सवाल मत पूछो और बस मुझे वह विशाल सफ़ेद भालू दे दो। उस आदमी ने बाध्य होकर काई को अपने से लगभग 3 फीट लंबा भालू सौंप दिया। वह छोटी लड़की के पास गया और उसे सफ़ेद भालू सौंप दिया और गायब हो गया। पिता और बेटी ने उसे चारों ओर खोजा ताकि वे उसे धन्यवाद दे सकें, लेकिन वे उसे नहीं पा सके और परिणामस्वरूप उन्होंने हार मान ली। हालांकि लड़की काफ़ी खुश थी। काई ने अपनी सैर जारी रखी और सोचा, तो इसे ही नश्वर लोग सामान्य, शांतिपूर्ण दिन कहते हैं। मुझे निश्चित रूप से यह कहना होगा कि यह काफ़ी अच्छा है। एकमात्र कमी यह है कि मेरे साथ मेरी कोई भी लड़की नहीं है। शायद तब मैंने इसे डेट कहा होता। वह इस शांतिपूर्ण समय से काफ़ी खुश था, लेकिन तभी उसका शांतिपूर्ण दिन खत्म हो गया। अचानक लोगों का एक समूह आकाश में प्रकट हुआ और बच्चों को गर्दन से लेकर फिर ऊपर उड़ गया। ये बच्चे हमारे बंधक हैं और कोई भी हिलेगा या कुछ कहेगा नहीं तो हम उनका गला काट देंगे। उनमें से एक ने कहा, केवल स्वर्ग आत्मा क्षेत्र और उससे ऊपर के साधक ही उड़ सकते थे और काई को छोड़कर हर कोई उनसे डरता था। आकाश में एक सामान्य दिन का अनुभव कर पाता। अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने आह भरी। बंधक जमीन पर दिखाई दिए। जैसा कि काई ने उन्हें बताया था, आतंकवादियों ने एक बार फिर बच्चों को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे क्योंकि वे एक बाधा से टकरा गए। यह क्या बदतमीजी है, उनमें से एक, जिसने बैरियर को छू लिया था, चिल्लाया क्योंकि उसका हाथ पिघलना शुरू हो गया था। आपने हमला करने के लिए गलत क्षण चुना। मेरा दिन बहुत अच्छा था और आपने इसे बर्बाद कर दिया, काई ने ठंडे स्वर में कहा और बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। उन्होंने उनकी खेती को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। हैरानी की बात यह है कि वे सभी स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के पहले चरण में थे, लेकिन उनके शरीर में कुछ गड़बड़ थी। उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा खतरनाक गति से प्रवाहित हो रही थी। यह ऐसा था मानो उनकी खेती को बलपूर्वक स्वर्ग आत्मा क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया हो। लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए था और फिर अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उनके शरीर में विस्फोट हो जाता था। लेकिन काई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया और गोल्फ बॉल के आकार की एक काली गेंद उसके हाथ में आ गई। उन्होंने इसे फेंका और यह 7 छोटी गेंदों में अलग हो गई, जो आतंकवादियों की कुल संख्या थी। गेंद काली आग की लपटों में बदल गई और जब उसने आतंकवादियों के शरीर को छुआ तो वह जलने लगी। वे सभी चिल्लाने लगे और आग बुझाने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयास करने लगे। जब काई ने उन्हें कई चीज़ें आजमाते देखा तो वह फुफकारने लगा, परेशान भी मत हो, वे अमर आत्मा वाली काली लपटें हैं, अमातेरा, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई तक जला देंगी। इसे कोई भी नहीं बुझा सकता, काई ने कहा। उन्हें जिंदा जलाते ही आतंकवादियों की पीड़ा भरी चीखें पूरे शहर में गूंज उठीं। 1 मिनट बाद केवल राख बची थी और इसके मानव अवशेष होने के कोई भी निशान खत्म हो गए थे। उसने बैरियर को निष्क्रिय करने के लिए बस अपनी उंगलियां चटकाईं और लाइब्रेरी में गायब हो गया। वह अपने पीछे काफ़ी हंगामा छोड़ गया था और शहर के रक्षक उस अज्ञात शक्ति की तलाश कर रहे थे जिसने शहर की मदद की थी। लेकिन आप काई को जानते हैं, अगर वह ठीक से नहीं मिलना चाहता तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह मौजूद है। उसने सोचा कि चूंकि ये दिन पहले ही सामान्य से बहुत आगे बढ़ चुका है, अब वह डाकुओं से बातचीत करने के लिए उनके दरवाजे पर घंटी बजाने वाला था। लेखक का नोट, क्या मुझे एक अतिरिक्त अध्याय के लिए 50 पावर स्टोन मिल सकते हैं? या शायद 2 अध्यायों के लिए 100? कुछ समीक्षाएं लिखें और अतिरिक्त अध्यायों के लिए वोट करें। जानकारी इकट्ठा करने के लिए काई एक बार फिर सिटी हॉल में गया। हॉल अराजकता से भरा हुआ था और इसका कारण निश्चित रूप से वह था। उसने बस इसे नज़रअंदाज करना चुना और उस लड़के की तलाश की जिससे वह पहले मिला था। काई ने उसे उसी स्थान पर पाया और उससे डाकुओं के ठिकाने के बारे में पूछा। 5 मिनट बाद काई एक जंगल में दिखाई दी। पता चला कि जंगल के अंदर डाकुओं का भूल भुलैया जैसा ठिकाना था और यही कारण था कि कोई भी उन्हें मार नहीं पा रहा था। ठिकाना एक विशाल गुफा थी जो भूल भुलैया जैसी संरचना में फैली हुई थी और जो किसान यहाँ आते थे वे तुरंत डाकुओं द्वारा लगाए गए विभिन्न जालों में फंस जाते थे। काई कुछ ही समय में ठिकाने पर पहुंच गया और उसने गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर 6 लोगों के एक समूह को खड़ा देखा। आखिरी बार मैंने कुछ लोगों पर अत्याचार कब किया था? काई ने विचार किया, लेकिन उसे याद नहीं आया। उसने बुरी मुस्कान दी। डाकुओं को अचानक बहुत बुरा और ठंडा एहसास हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है।
वह बस उनकी ओर चला, बिना कोई हथियार या कुछ भी बाहर निकाले। उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी। ओह, भगवान का शुक्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काई है और मैं एक अमीर व्यापारी हूँ जो रियाजू शहर की यात्रा कर रहा हूँ। मैं जंगल में खो गया हूँ और अब मैं शहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप में से कोई सज्जन मुझे बता सकते हैं शहर कहाँ है? काई ने मासूम आवाज में पूछा। उन्हें हमेशा भूमिका निभाना और मनुष्यों को धोखा देना पसंद था। खैर, जिन लोगों को दुष्ट या अन्यथा माना जाता था उन्हें न्याय के रक्षक से सजा मिलती थी, जो संयोग से कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसे वह जानता था। डाकुओं ने काई के कपड़ों को देखा और वे लालच से वशीभूत हो गए। उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और काई की ओर भागने लगे। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं। वे सभी अपनी जगह पर जम गए। केवल उनकी आंखें झपक रही थीं और उनका बाकी शरीर काल के गाल में समा गया था। बुरे सपनों का आनंद लो, काई ने कहा और डाकुओं के माथे को छुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी आंखें घूम गईं और वे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसने उन्हें बस एक दो स्वप्न में फंसा दिया था जहां सौनग्न आदमी हाथों में चाबुक लिए हुए इन लोगों का पीछा कर रहे थे। और अगर ये डाकू उनके कब्जे में आ गए तो उनका क्या होगा, इसका अंदाज़ा यहाँ हर कोई लगा सकता है। काई ने डाकुओं के ठिकाने में प्रवेश किया और सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना शुरू कर दिया। उसने अपने सामने आए हर डाकू को मार गिराया और उन्हें उसी दो स्वप्न में फंसा दिया। वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो रसोई घर जैसा लग रहा था, सिवाय इसके कि पूरे कमरे में काई लगी हुई थी। काई ने आह भरी और अपनी उंगलियां चटका लीं। पूरा कमरा साफ हो गया और जगह चमकने लगी। वह अगले कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा और अचानक उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो महिला दासियों के साथ यौन संबंध बना रहे थे। एक दर्दनाक मौत। काई के हाथ काली लपटों से जल उठे और उसने वहां मौजूद हर आदमी को जिंदा जला दिया। वहां महिलाएं मृत पड़ी थीं, जैसे कि काई की शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने चारों ओर देखा और 35 महिलाओं को उन्हीं मृत दिखने वाली आंखों और चेहरे के भाव के साथ देखा, जिससे पता चला कि उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। इन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है और न जाने कितने समय तक इन्हें सेक्स मशीन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मुझे सबसे पहले उनकी मानसिकता को ठीक करना चाहिए, काई ने खुद से कहा और धीरे धीरे फर्श पर महिलाओं के पास चला गया। उसने उनके माथे को छुआ और वे सभी सो गए। उसने कमरे में मौजूद हर महिला के साथ ऐसा ही किया और सभी सो गईं। काई के हाथ चमकने लगे और महिलाओं के शरीर में दुर्व्यवहार के सभी लक्षण गायब हो गए। उसने अपने पेंडेंट से कुछ कपड़े निकाले और महिलाओं को उन्हें पहनाए। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और वे सभी जाग गए। अब मैं इस जगह की आपकी यादें मिटा दूंगा और आप सभी अपने पिछले जन्म में वापस जा सकते हैं, उसने कहा और एक महिला की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उसके माथे को छू पाता, महिला ने काई का हाथ एक तरफ कर दिया। कोई भी हमें वापस नहीं चाहेगा। हम सभी बदनाम हैं। हम में से कुछ दुष्ट बेटियां हैं जो तय विवाह से बच गईं, कुछ ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें उपहार के रूप में यहाँ फेंक दिया गया, कुछ को उन पुरुषों द्वारा यहाँ छोड़ दिया गया जो खुद को इन डाकुओं से बचाना चाहते थे। कोई नहीं चाहता हम वापस, एक महिला ने भर्राए आवाज में कहा, जैसे बहुत दिनों से पानी न मिला हो। किसान कुछ समय तक भोजन, पानी और नींद के बिना रह सकते थे। यह उनकी खेती पर निर्भर करता है या उनके पास अपनी भूख को रोकने का कौशल है या नहीं। काई अब डाकुओं पर इतना क्रोधित था कि वह उन्हें हर संभव तरीके से मारना चाहता था। उसने अपने माथे की मालिश करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग किया और अपने दाहिने हाथ की उंगलियां चटका लीं। महिलाओं का गला अब सामान्य हो गया था और उन्हें अपने शरीर में एक नई ताकत का संचार महसूस हुआ। उसने बस उनके शरीर को पानी और भोजन से भर दिया था जो अदृश्य था। तो आप क्या करना चाहते हो? उसने उनसे पूछा। चूंकि आपने हमें बचाया है इसलिए हम वही करेंगे जो आप हमसे कराना चाहेंगे। महिलाएं पहले से ही गुलाम होने की आदी थीं, इसलिए वे काई के लिए नौकर बनने के लिए तैयार थीं क्योंकि वह उनके साथ डाकुओं से बेहतर व्यवहार कर सकता था। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया है। तो ठीक है, आप सभी मेरी निजी चीयरलीडिंग टीम बनने जा रहे हैं। काई की बातों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वे गुलाम बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस आदमी ने उनसे अपने चीयरलीडिंग दस्ते बनने के लिए कहा था। अब ऐसा हर दिन नहीं होता या शायद कभी नहीं होता। काई ने उन्हें अपना चीयरलीडिंग दस्ता बनने के लिए क्यों कहा? वह उन्हें आसानी से सुरक्षित रख सकता था और वे बिना किसी दुर्व्यवहार के अपना जीवन जीना जारी रख सकते थे। और निस्संदेह वह हमेशा से अपनी स्वयं की चीयरलीडिंग टीम चाहता था। बाकी डाकुओं को मार डालने के बाद हम ये बातचीत जारी रखेंगे, काई ने कहा और ठिकाने की खोज जारी रखी। महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठ गईं और सोने का फैसला किया। काफ़ी दिनों के बाद वे चैन की नींद सो पाएंगे। काई हीरो प्रकार का आदमी नहीं था और वह अपने दिल की धार्मिकता के कारण कुछ नहीं करता था। उसने वही चुना जो वह करना चाहता था, चाहे वह बुरा हो या नहीं। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। वह ऐसे काम करने वाले लोगों से हमेशा नफरत करता था।
अब वह डाकुओं के नेता को अब तक के सबसे बुरे सपने का अनुभव कराने वाला था। और अब तक के सबसे बुरे सपने से काई का मतलब खुद से था। काई के साथ काम खत्म हो जाने के बाद डाकुओं का नेता काई से उसे मारने की भीख मांग रहा होगा और वह बिल्कुल यही चाहता था। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते ही एपिसोड 26 to 30। काई एक कमरे से दूसरे कमरे तक टेलीपोर्ट करता रहा जब तक कि उसे अंततः डाकुओं का नेता नहीं मिल गया। नेता गंजा था और उसका चेहरा काई द्वारा अब तक देखा गया सबसे बदसूरत चेहरा था। अगर उसे किसी शैली में रखना पड़े तो ये बदसूरत कमीना होगा। आप कौन हैं? उसे देखते ही नेता चिल्लाया। कौन? मैं सिर्फ एक यादृच्छिक आदमी हूं जो तुम्हें यातना देने जा रहा हूं। काई ने लापरवाही से कहा जैसे वह होमरूम शिक्षक के रूप में अपना परिचय दे रहा हो। तारानकन, आओ और इस अहंकारी कमीने को मारने में मेरी मदद करो। नेता चिल्लाया। काई उनके नाम नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मुझे इसे सेंसर करना पड़ा। सबसे बदसूरत आदमी के दोनों ओर दो और बदसूरत दिखने वाले लोग दिखाई दिए। काई धीरे धीरे पीछे चला गया, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। हाँ, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नेता हंसा क्योंकि उसे लगा कि काई उससे डरता है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं बदसूरत लोगों के एक समूह को यातना देने वाला हूं जो मेरे काम पूरा करने के बाद और भी बदसूरत हो जाएंगे। काई ने चंचल स्वर में कहा जो सीधे तौर पर बुराई थी। वह इन लोगों से नहीं डरता था, बल्कि यहाँ कोई भी उसे डरा नहीं सकता था। उसके व्यवहार का असली कारण ये था कि वे सभी उसकी कल्पना से कहीं अधिक बदसूरत थे। सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाना और फिर खुद को मरते हुए देखना उबाऊ है। मुझे क्या करना चाहिए? काई ऐसी हत्याओं से ऊब गया था और अपने मनोरंजन के लिए कुछ नए तरीकों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और काई खुशी से उछल पड़ी। मैं अपनी खेती को आपके स्तर तक ही सीमित रखूंगा और अपने केवल एक कौशल से लड़ूंगा। यह एक बाधा के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उसने खुशी से कहा। शायद उसका व्यवहार बचकाना था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अर्ध दिव्यता तक पहुंचने के बाद जो चीज़ें किसी को महसूस हो सकती हैं वे धुंधली हो जाती हैं। लेकिन जब कोई नश्वर साधना क्षेत्र में होता है तो उसकी भावनाएं पूरी तरह सामने आ जाती हैं। और काई के साथ भी यही हो रहा था। डाकुओं के नेता के पास नरक आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण की साधना थी, जबकि उसके दो अधीनस्थों के पास क्रमशः नरक आत्मा क्षेत्र के पहले चरण और नरक आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना थी। काई ने नेता की खेती पर आह भरी क्योंकि यह ब्लू मून संप्रदाय के आकाओं की खेती से अधिक थी। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद वह निश्चित रूप से उनकी खेती को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रियान की खेती, जुनजुन की खेती नहीं। फिर उसने चौथे चरण के नरक आत्मा क्षेत्र की आभा जारी की और वही तलवार निकाली जिसका उपयोग उसने संप्रदाय के कथित नंबर 1 प्रतिभाशाली वुटेन को मारने के लिए किया था। तीनों ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि काई जैसे युवा व्यक्ति के पास इतनी अधिक खेती थी। यदि वे जानते थे कि वह स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में था और एक औपचारिक शीर्ष स्तरीय अमर था, तो वे खुद को मौत के घाट उतार सकते थे। रुको, ये चाकू था या खरोंच? कौन परवाह करता है। काई ने अपनी तलवार की आभा छोड़ दी और डाकू उसके दबाव को निगल गए। नेता ने अचानक हवा से कुछ निकाला। दरअसल ये हवा से नहीं हुआ था। दस्यु नेता ने हाथ में एक भंडारण अंगूठी पहन रखी थी। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कौन सी चीज थी जो नेताजी ने निकाली? यह एक निम्न स्तरीय शाही ग्रेड का हथियार था जो सोल ग्रेड के बाद आया था। मेरे पास एक ऊंचा हथियार है और मैं इससे तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं, नेता ने कहा। उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काई ने दुनिया के सामान्य कानूनों का उल्लंघन किया है और बेतुकी चीजें कर सकता है। काई दाहिनी ओर अधीनस्थ की ओर कूदा और तुरंत उसके दिल में छेद कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर वह गायब हो गया और बाईं ओर के अधीनस्थ के पीछे आ गया और उसका सिर काट दिया। माथत का सिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और नेता की भयानक चीख निकल गई। मैंने केवल तुमसे लड़ने का वादा किया था, मानव मांस के लिए ये घटिया बहाने नहीं। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने उन सभी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इसलिए मैं उन्हें मारने से पहले उन्हें एक अच्छी सी यातना दूंगा, काई ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। दो अधीनस्थ निकाय पुनर्जीवित हो गए। उनकी आंखों में अचानक जलन होने लगी और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके शरीर एक बार जल गए और वे फिर मर गए। चौंकाने वाली बात यह है कि वे एक बार फिर जीवित हो उठे और फिर से वही हुआ। ऐसा होता रहा जैसे वे मर गए और फिर से जीवित हो गए। नेता इतना भयभीत था कि वह कांप रहा था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि उसका हथियार काई को मारने के लिए पर्याप्त हो सकता है। नेता ने गटक लिया और अपनी तलवार उठा ली। दोनों आकृतियां एक दूसरे की ओर उछलीं और एक दूसरे पर प्रहार करने लगीं। धातु से धातु के टकराने की आवाज पूरे ठिकाने में गूंज उठी। काई और नेता के बीच मारपीट जारी रही और प्रत्येक झड़प के बाद चिंगारी उड़ती रही। काई बस उसके साथ खेल रही थी और इसका आनंद ले रही थी।
उसने पहले ही नेता के आक्रमण पैटर्न में लगभग 101 कमजोरियां ढूंढ ली थीं और उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इसे खत्म कर दे। उसने नेता के हृदय में छेद कर दिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। काई ने उंगलियां चटकाने से पहले जम्हाई ली और अपने शरीर को मोड़ा। नेता की आंखें अचानक खुल गईं और वे डर से भर गए। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा? अब मैं पहले तुमसे जानकारी मांगूंगा और तुम मुझे वह सब कुछ बताओगे जो मैं सुनना चाहता हूं। अन्यथा तुम्हें अपने से परे कुछ अनुभव होगा। काई ने रोका, बीच बीच में एक दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई। उसने अपनी नाक भींच ली और नेता की ओर घूर कर देखा। हैरानी की बात यह है कि नेता इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपनी पैंट उतार दी थी। अब ये काफी बुरा था। काई ने आमने सामने हो गए और नेता ने उन्हें डाकुओं के अपने छोटे समूह के बारे में सब कुछ बताया और कैसे वे अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक कृषक को पूरी तरह से पकड़ने में कामयाब रहे। कुछ जानकारियों से वह आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल एक निजी सत्र शुरू होगा, लेकिन चूंकि यह लंबे समय तक चलेगा, काई सभी के लिए एक विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। तारांकन, क्या आप ऊब और निराश हैं? क्या आप तनाव से भरे हुए हैं? क्या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको इन भावनाओं से राहत दिलाने में मदद करे? फिर मेरे पास आपके लिए एकदम सही उत्पाद है। मिलें, उत्तम तनाव निवारक। मेरे द्वारा हाल ही में बुरे लोगों को पकड़ा गया है, काई, और मैं उन्हें तुम्हें बेच दूंगा और तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। आप उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, उन्हें बाबी के रूप में तैयार कर सकते हैं, उन्हें पैंटी पहनाकर सड़क पर नृत्य करवा सकते हैं और कुछ भी जो आप चाहते हैं। यदि आप एक चाहते हैं तो एक की डिलीवरी के लिए 100 का ईश्वरीय सेवाओं हॉटलाइन पर कॉल करें। पहले 100 ग्राहक मुफ्त उपहारों के साथ अनुकूलित तनाव निवारक प्राप्त कर सकते हैं। कोई रिफंड नहीं। फिर मिलेंगे। तारांकन। काई ने उस आदमी को लगभग पूरे 1 घंटे तक प्रताड़ित किया। सबसे पहले उसने अपने सभी अंगों को अपने पैरों के नीचे से अलग करना शुरू कर दिया, उन्हें पत्ती जैसी मोटाई में काट दिया, जो व्यावहारिक रूप से बहुत पतला है। ऐसा करने के बाद उसने नेता को वापस बिठाया और उसकी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को काटा और उसे नेता के चेहरे में ठूंस दिया। साथ ही उन्होंने नेता की चेतना को 2 हिस्सों में बांट दिया था और उनमें से एक काई के पास शारीरिक रूप से मौजूद था, जबकि दूसरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। काई ने और भी कई भयावह चीजें की जिन्हें आप सुनना नहीं चाहेंगे, और फिर उसने बस अपनी उंगलियां तोड़ दी और नेता का शरीर उसके 2 अधीनस्थों के साथ, जो बार बार पुनर्जीवित और मारे जा रहे थे, गायब हो गए। फिर वह अपनी नई चीयरलीडिंग टीम में वापस चला गया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उन्होंने अपने यातना सत्र के दौरान ध्वनिरोधी अवरोध नहीं लगाया था, इसलिए हर कोई नेता की चीख और दर्द और पीड़ा की चीखें सुन पा रहा था। काई को नेता से कई आश्चर्यजनक समाचार मिले थे और अब वह ये देखने वाला था कि वे सच थे या नहीं। लेकिन सबसे पहले उसे अपने चीयरलीडिंग दल की देखभाल करनी थी। क्या आप सभी नई पहचान चाहते हैं? काई ने 35 महिलाओं के समूह से पूछा। उन सभी ने उत्साह से सिर हिलाया। फिर काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वे सभी सो गए। उनके बालों और आंखों का रंग बदलने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे सभी बिल्कुल अलग दिख रहे थे। चूंकि आप नया जीवन शुरू नहीं करना चाहते हैं, आप सभी यहाँ शांति से रह सकते हैं। मैं अपना मिशन पूरा करने के बाद इस जगह को साफ कर दूंगा और फिर आप लोग इस जगह को बनाए रखेंगे। आप जो चाहें खा सकते हैं और पी सकते हैं, यदि आप चाहें तो सबसे महंगा पे। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ पहन सकते हैं और यहाँ तक कि एक बार फिर से अपनी खेती शुरू कर सकते हैं, काई ने कहा, और हर महिला की आंखों में एक नई रोशनी थी। सच तो ये था कि उसे यह साबित करने के लिए अपने मिशन पेपर पर मोहर लगवानी पड़ी कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। मोहर उस व्यक्ति के पास थी जिसने मिशन के लिए अनुरोध किया था। इस मामले में रियाजू शहर के सिटी लॉर्ड की मोहर थी। काई ने हवा में कुछ प्रतीक बनाना शुरू किया और 10 सेकंड में वह 10,000 प्रतीक बनाने में कामयाब हो गया। एक क्षण बाद एक संरचना जल उठी। आमतौर पर उसे बस अपनी उंगलियां चटकाने की जरूरत होती थी और वह जो चाहता था वह किया जाता था। लेकिन ये संरचना उंगली के झटके के लिए बहुत जटिल थी और उसे इसे सटीकता से बनाना पड़ा। हालांकि अगर किसी ने सुना कि काई ने केवल 10 सेकंड में इतनी जटिल संरचना बना दी, तो वे खुद को मौत के घाट उतार सकते हैं। चूंकि वह अब भगवान नहीं था, इसलिए वह हवा से चीजें नहीं बना सकता था। इसलिए उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाया था जो आपकी इच्छानुसार कुछ भी टेलीपोर्ट करेगा। सामान निश्चित रूप से कहीं और से लिया जाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह चोरी थी या ऐसा ही कुछ। हालांकि काई को उनकी परवाह नहीं थी। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वह उनसे शिकायत कर सकता है। ऐसा कार्य करने पर वह निश्चित रूप से उन्हें राख में बदल देगा। लेकिन चूंकि इन महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं था, काई ने नहीं सोचा था कि किसी और को पता होगा। उसने उनसे विदा ली और ठिकाना छोड़ दिया। जैसे ही वह चला गया, महिलाएं एकत्र हो गईं और गठन के पास गईं।
उनमें से एक ने सस्ते पके हुए मांस की वसीयत की और वह उसके ठीक सामने आ गया। वे सभी काफ़ी खुश हुए और जल्द ही अपना सस्ता खाना ऑर्डर कर दिया। उन्होंने तब तक खाया जब तक उनका पेट भर नहीं गया और वे खुश नहीं हो गए और अंत में सपने में काई के बारे में सोचते हुए वापस सो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तारांकन तारांकन। काई को पता चल गया था कि शहर का स्वामी डाकुओं के साथ मिला हुआ था। रिसेप्शन पर जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी उसने डाकुओं को चेतावनी दी थी कि कोई आ रहा है और वे पहले से ही जाल और निगरानी लगा देंगे। इस तरह वे अपने रास्ते में आने वाले हर एक किसान को पकड़ने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से उनके लिए काई वह व्यक्ति था जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों से भी बचने में कामयाब रहा। हालांकि इसमें उसके पूरे हरम को मारना और उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करना शामिल था, फिर भी इसमें कुछ न कुछ गिनना बाकी था। वैसे भी ये पता चला कि शहर का स्वामी स्वयं महिलाओं के साथ आनंद लेने के लिए ठिकाने पर आया था। काई न्याय का प्रचारक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे यह बात नागवार गुजरी। अब समस्या ये थी कि वह ऐसा कैसे करेगा। क्या मुझे नकली हत्या रचने की ज़रूरत है? इस तरह मैं आसानी से उसे मार सकता हूं और कह सकता हूं कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। इस तरह काई अपने जीवन में अतिरिक्त नाटक से बच सकता है और फिर भी उन महिलाओं के साथ कुछ न्याय कर सकता है। उन्होंने तुरंत रियाजू शहर के सिटी हॉल में टेलीपोर्ट किया, ये साबित करने के लिए कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। उसे डाकुओं के नेता और उसके अधीनस्थों के सिर लाने थे। काई उस आदमी के पास गया जिसने उसे नकली चेतावनी दी और सिर उसे भेंट किए। उस व्यक्ति ने अभद्र अभिव्यक्ति की और काई को अपने पीछे चलने के लिए कहा। वे नगर स्वामी के कमरे में गए जहां 6 पहरेदार ध्यान में खड़े थे। वे कमरे में दाखिल हुए और उस व्यक्ति ने शहर के स्वामी को प्रणाम किया, जो लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसके खट्टे सुनहरे बाल और मरी हुई मछली की काली आंखें थीं। अब तुम मरने वाले हो। शहर के स्वामी और दोस्त दोनों ने क्रमशः अपने छठे चरण और तीसरे चरण के नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। उन्होंने सोचा कि उनकी आवाज़ सुनकर बाहर के गार्ड दौड़कर अंदर आएंगे और वे काई को आसानी से पकड़ लेंगे और उसे हत्यारे के रूप में चिन्हित कर लेंगे। दुर्भाग्य से काई वास्तव में एक हत्यारा था। काई पागलों की तरह हंसा और उसके गाल पर आंसू छलक पड़े। मैंने इस कमरे को 5 रैंक के साउंड प्रूफ बैरियर से सुसज्जित किया है और बाहर के गार्ड मुझसे सम्मोहित हैं। अब आप क्या करेंगे? उसने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। नगर स्वामी और उनके अधीनस्थ इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन गार्डों के यहाँ न आने का कोई अन्य कारण नहीं था। वे इस बात से भी हैरान थे कि काई जैसा युवा व्यक्ति रैंक 5 की बाधाएं पैदा कर सकता है। रैंक 1 संरचनाएं यिन यांग क्षेत्र के कृषकों को इकट्ठा करके बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार रैंक 5 संरचनाएं केवल स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के कृषकों द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, नगर स्वामी ने कहा, तथापि उसका शरीर कांप रहा था। काई बस हंसा और अपनी पूरी खेती जारी कर दी। दोनों आदमी अपने नितंबों के बल गिर पड़े और भय से काई की ओर देखने लगे। NNN 9वां स्टेज एच हेवन स्पिरिट क्षेत्र। नगर स्वामी की आवाज़ भय से कांप उठी। दूसरे लड़के ने मौका पाकर किया को खंजर से छेदने की कोशिश की। आश्चर्य की बात है, काई ने उसे जाने दिया, लेकिन काई के शरीर से लाल खून की जगह सुनहरा खून गिर गया। आप कौन हैं? नगर स्वामी ने एक क्षण के लिए अपनी आवाज़ वापस पा ली। ओह, तुमने मेरा इचोर देखा। ठीक है, चूंकि तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। मैं एक भगवान हूँ जो तुम पर बहुत नाराज़ है, काई ने कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। उस आदमी और शहर के स्वामी दोनों ने अचानक अपने हाथों को अपने पेट पर दबा लिया। उसमें से रक्त बहने लगा और वह नदियों में बहता रहा। 1 मिनट के अंदर ही उनके बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़े और उनके पेट पर चाकू का बड़ा घाव दिखाई दे रहा था। काई ने एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और सिटी लॉर्ड के कमरे की दीवार टूट गई और गार्ड उसी समय कमरे में दाखिल हो गए। एक हत्यारा, उसने उन दोनों को चाकू मारा और मुझे भी चाकू मारा। वह केवल उन दोनों को मारना चाहता था और मुझे एक बड़ा घाव देकर छोड़ गया। काई कमज़ोर ढंग से बुदबुदाया और गार्डों ने उस पर विश्वास कर लिया। बहुत से लोग नगर स्वामी और उसके कार्यों के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि नगर स्वामी बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने सोचा कि उसने किसी परिवार की शक्तिशाली बेटी के अपहरण में मदद की होगी और उन्होंने उसके पीछे एक हत्यारे को भेजा। एक गार्ड ने काई को उपचार की गोली दी और दूसरे ने उसके मिशन पेपर पर मुहर लगा दी। वह सिटी हॉल से बाहर चला गया और गोली को अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया। उसका घाव केवल दिखावे के लिए था क्योंकि वह पहले ही ठीक हो चुका था। उसने पहले ही बैंड पर रैंक 5 इल्यूजन फॉर्मेशन का उपयोग कर लिया था। नहीं, उसका ठिकाना। हर कोई एक इमारत को जलकर खाक होते हुए देखेगा और यदि वे उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें खदेड़ दिया जाएगा और उनकी यादें मिटा दी जाएंगी। अब समय आ गया है अपने ठिकाने पर लौटने का, उसे इसे गढ़ कहना चाहिए। काई अब असली दिमाग की गोली बनाएगा। काई अपने गढ़ में उपलब्ध कई कमरों में से एक में दिखाई दिया। उसने पहले ही देख लिया था कि बाकी सब लोग सो रहे हैं। वह उन्हें जगाना नहीं चाहता था क्योंकि वे शायद बहुत दिनों बाद अच्छी नींद ले रहे थे।
वह बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता था और उन्हें अपनी उंगलियों से साफ करता था। अगर उनके किसी पुरुष मित्र ने उन्हें इतना ड्रामा झेलते हुए देखा तो वो जरूर हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। हालांकि काई को महिलाओं का साथ पसंद था, फिर भी उसके कुछ अच्छे पुरुष मित्र थे। हालांकि वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वह उन्हें पसंद करता था। वह एक कमरे में गया और अपने पेंडेंट से कीमिया गियर का एक पूरा सेट निकाल लाया। गियर में सामग्री और कड़ाही रखने के लिए एक विशाल मेज, एक उच्च श्रेणी की कीमिया कड़ाही और इसके लिए एक स्टैंड शामिल था। काई ने कड़ाही को स्टैंड पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथों के चारों ओर काली लपटें नाचने लगीं और उसने कड़ाही को छू लिया। ये कीमिया की लपटें थीं। किसी को कीमियागर बनने के लिए अग्नि तत्व का होना नितांत आवश्यक है। विभिन्न सामग्रियों को पिघलाने और उन्हें मिलाकर एक गोली बनाने के लिए कड़ाई के तापमान को बनाए रखने के लिए कीमिया की लपटों का उपयोग किया जाता था। इसलिए यदि आपके पास अग्नि तत्व नहीं है तो आप कीमियागर नहीं बन सकते। इसके अलावा कीमिया की लपटें लड़ाई और अन्य चीज़ों के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य लपटों से भिन्न होती हैं। कुछ काश्तकारों के पास नीली लपटें या बैंगनी लपटें जैसी विशेष लपटें भी थीं, जबकि अधिकांश कीमियागरों के पास सामान्य नारंगी लाल लपटें थीं। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये लपटें किसी की खेती को प्रभावित करती हैं? जवाब था नहीं। इन लपटों ने केवल कीमिया प्रतिभाओं को निखारा और किसी की साधना को प्रभावित नहीं किया। काई ने सच्चे दिमाग की गोलियों के लिए आवश्यक सामग्री निकाली और उसे बनाना शुरू कर दिया, जबकि उसने उन विभिन्न प्रश्नों के बारे में सोचा जो उसके मन में तब उठे थे जब उसने पहली बार कीमिया की लपटों के बारे में सुना था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सहस्राब्दियों पहले काई ने सोचा था कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो किसी की खेती को बढ़ावा देती है। अब उसे इसका उत्तर पता था। आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रिय लोगों के पास ऐसे शरीर होते थे जिन्हें आध्यात्मिक शरीर कहा जाता था। आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक आसपास से एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा जो किसी की साधना की गति को कई गुना बढ़ा देती है, और दूसरा तत्व आत्माओं से जो दुनिया के तत्वों को नियंत्रित करते थे। काई ने तत्व आत्माओं के मालिकों से मुलाकात की थी और उनका अपहरण कर लिया था। इस घटना ने उसे लगभग हर दुनिया का सर्वाधिक वांछित अपराधी बना दिया था। लेकिन वह एक अलग कहानी थी और ऐसा करने का उनके पास एक बहुत अच्छा कारण भी था। यदि काई आध्यात्मिक शरीर वाली महिलाओं के साथ साधना करता तो वह उसकी सामान्य साधना से 10 गुना अधिक प्रभावी होती। सिर्फ एक गोली बनाने में उन्हें 1 घंटा लग गया और इसे बनाने के बाद वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। वास्तव में ट्रू माइंड पिल कीमिया के इतिहास में बनाने वाली सबसे कठिन गोलियों में से एक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने किसी और की मानसिकता को स्थिर करने के लिए कुछ बनाने के लिए आपकी अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया था। इस गोली की गुणवत्ता निर्माता की ताकत पर निर्भर करती थी। अपने पिछले जीवन में भी वह एक दिन में केवल एक ही गोली बना सका था और तभी वह अमर था। अब वह साल में केवल एक ही गोली बना पाता था। इसका कारण ये था कि सच्ची दिमाग की गोली निर्माता की मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है, और यदि आप अपनी क्षमता से अधिक गोलियां बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका दिमाग नष्ट हो जाएगा। काई ने कड़ाही के अंदर से एक बिल्कुल सफ़ेद गोली निकाली और उसे अपने पेंडेंट के अंदर फेंक दिया। वह जाने ही वाला था कि अचानक फर्श पर कुछ गिरा। वह तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि जमीन पर एक तवा पड़ा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया, कौन जानता है? क्या वह चूहा था? उसने विचार किया कि तभी इस हॉल में खड़खड़ाहट की आवाज़ गूंजने लगी और उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं एक बात जानता हूँ, वह कोई सामान्य चूहा नहीं है, काई ने कहा और उस जगह की ओर भागी जहाँ से आवाज़ आई थी। दौड़ते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उस स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता है और उसने अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। फिर उसने कमरे में टेलीपोर्ट किया और एक विशाल चूहे की गांड में मुंह मारते हुए भागा। घिनौना, काई चिल्लाया और पीछे हट गया। चूहा लगभग 9 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था और उसने लगभग पूरे कमरे को ढक रखा था। उसके दांत एक विशाल लंबी तलवार जितने लंबे थे और चूहे ने उनसे तेज गति करना शुरू कर दिया। तुम क्या हो? एक चूहा जिसने बहुत ज्यादा खा लिया और तुम्हारे जैसा घटिया मोटा हरामी बन गया। काई ने चूहे को मारने के लिए अपनी उंगलियां चटकाने से पहले उस पर ताना मारा। चूहा जमीन के एक बिल से होकर आया था और उसे नीचे से और चूहों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओह चलो, आखिर उन्होंने चूहों के घोंसले के ऊपर एक गढ़ क्यों बनाया? काई ने कहा और छेद में अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों की नोक काली आग से जगमगा उठी और उसने अपनी उंगलियों के झटके से लौ छोड़ दी। आग पूरे घोंसले में फैल गई और हर एक चूहे को नष्ट कर दिया। काई खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल साफ की। उन्होंने आखिरी बार अपने चीयरलीडिंग दस्ते को देखा और संप्रदाय में वापस भेज दिया। चूहे की गांड में लंड डालना उसके लिए अच्छा अनुभव नहीं था। काई ने स्वयं को सीधे मिशन हॉल में टेलीपोर्ट किया और मिशन प्रस्तुत किया। वहां के बुजुर्ग ने उसे आश्चर्य से देखा और उसके संप्रदाय का टोकन मांगा क्योंकि काई ने संप्रदाय के अंकों के रूप में इनाम चुना था। मिशन हॉल के बाद वह मिया के साथ अभ्यास के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र किसी नर्म चीज़ पर पड़ी। ये काफ़ी नर्म और मुलायम है। मेरे हाथों से भी बड़ा है ना?
ये स्तनों के लिए एक अच्छा तरीका है। रुको, स्तन, काई ने जो कुछ भी उसके हाथ में था उसे टटोलते हुए कहा। जब रियांग ने उसे ठंडी आंखों से देखा तो उसने तुरंत उस आवाज़ को पहचान लिया। बढ़िया, बिल्कुल वही जो वह चाहता था। तुम रियांग ने कहना शुरू किया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। वह उसे विकृत कहने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि वे दोनों एक दोहरे साधना संप्रदाय के सदस्य थे, इसलिए वे दोनों तकनीकी रूप से विकृत थे। आप क्या आप कृपया अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए अपने घर वापस जाना है, काई ने नाराज स्वर में कहा। लेकिन वास्तव में वह जितना सोचा था उससे कहीं अधिक थका हुआ था। वह ध्यान केंद्रित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग अलग अलग विचारों से घूम रहा है। उसके बारे में भूल जाओ, तुम अभी बिना किसी शिकायत के मुख्य शिष्य परीक्षा देने जा रहे हो, रियांग ने कहा और उसे अपने साथ खींचने लगी। अब वह आसानी से अपने घर वापस टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन अभी उसकी बुद्धि लगभग 80% कम हो गई थी। उसने रियांग को बिना किसी समस्या के उसे बड़े परीक्षा हॉल की ओर खींचने दिया। हॉल खाली था और रियांग ने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरों को लाने चला गया। काई बस एक बेवकूफ़ की तरह वहीं खड़ा रहा और सूरज को देखता रहा। अगर असली काई खुद को ऐसी चीज़ें करते हुए देखता तो वह शर्मिंदगी से मर जाता। रियांग जुनजुन के पास गया और उसे बताया कि काई परीक्षा देने के लिए तैयार है। जुनजुन ने सिर हिलाया और बाहरी कोर्ट में चला गया और रियांग भीतरी कोर्ट में चला गया। एक शिष्य मुख्य शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने वाला है। सभी लोग मेरे पीछे परीक्षा हॉल तक आएं। जुनजुन ने अपनी आवाज़ को बढ़ाने के लिए ध्वनि प्रक्षेपण का उपयोग किया, क्योंकि यह पूरे बाहरी दरबार में गूंजती थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ध्वनि प्रक्षेपण आपकी आवाज़ को 10 गुना बढ़ा देता है। एक क्षण बाद बाहरी दरबार के शिष्यों से भर गया और वे जुनजुन का पीछा करते हुए परीक्षा हॉल तक जाने लगे। भीतरी दरबार में भी ऐसी ही बातें हो रही थीं। रियांग आंतरिक दरबार के शिष्यों को परीक्षा हॉल में ले जा रही थी और उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। सभी बाहरी दरबारी शिष्यों और भीतरी दरबारी शिष्यों ने काई को घेर लिया और उसकी ओर देखने लगे। संप्रदाय के गुरु फिर केंद्रीय दरबार में गए जहां मुख्य शिष्य रहते थे। मुख्य शिष्य हमेशा साधना में व्यस्त रहते थे, इसलिए संप्रदाय के गुरुओं को व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें परीक्षा हॉल में आने के लिए कहना पड़ता था। मूल शिष्यों को एकत्र करने के बाद संप्रदाय के गुरु उनके साथ परीक्षा हॉल में लौट आए। संप्रदाय के गुरुओं ने अपने वस्त्रों से 2 चाबियां निकाली और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। चाबियां चमकने लगीं और जमीन में समा गईं। एक क्षण बाद वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के चारों ओर एक विशाल स्टेडियम उभर आया। स्टेडियम एक गुंबद के आकार का स्टेडियम था, जिसमें एक केंद्रीय मंच था और लोगों के बैठने के लिए खड़ा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संप्रदाय के गुरुओं ने सभी को स्टैंड की ओर निर्देशित किया और मंच पर गए, जहां काय अकेली खड़ी थी। जब सभी लोग शांत हो गए तो शिष्य फुसफुसा कर बातें करने लगे और कईयों ने उनकी ओर इशारा किया। मौन, शांत। दोनों संप्रदाय के गुरुओं ने एक ही समय में ध्वनि प्रक्षेपण और चिल्लाना का उपयोग किया। पूरा स्टेडियम अब शांत था। हम आज यहाँ काई को देखने के लिए आए हैं, जो एक आंतरिक दरबारी शिष्य है, जो एक मुख्य शिष्य बनने के लिए परीक्षा दे रहा है, रियांग ने कहा। लेकिन क्या वह लगभग 1 सप्ताह पहले ही आंतरिक दरबार का शिष्य नहीं बन गया था? भीड़ में से किसी ने कहा। हाँ, वह सही है। जब वह बाहरी दरबार का शिष्य था तब मैंने उसे देखा भी नहीं था, किसी और ने कहा। जल्द ही पूरा स्टेडियम शिकायत करने वाले लोगों से भर गया और संप्रदाय के गुरुओं को उन्हें एक बार फिर चुप कराना पड़ा। हाँ, हम ये जानते हैं, लेकिन यहाँ काई में इतनी क्षमता थी कि हमने फैसला किया है कि उसे निश्चित रूप से एक मुख्य शिष्य बनना चाहिए। काई, कृपया उन्हें अपनी खेती दिखाएं, रियांग ने कहा और काई की ओर इशारा किया। काई ने बस प्रथम चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की और पूरा स्टेडियम पूरी तरह से मौन हो गया। जैसा कि मैं कह रहा था, अब वह मुख्य शिष्य परीक्षा से गुजरेगा। आमतौर पर हमारे पास 10 अन्य प्रतिभागी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो परीक्षा दे रहा है उसे उन सभी को हराना होता है। यदि परीक्षा देने वाला व्यक्ति मर जाता है तो जिसने उसे मार डाला वह उसका मुख्य शिष्य बन जाएगा। रियांग ने नियम समझाए और मुख्य शिष्यों ने सिर हिलाया। बाहरी दरबारी शिष्य स्टेडियम के बिल्कुल पीछे बैठे थे, भीतरी दरबारी शिष्य बीच और सामने बैठे थे, जबकि मुख्य शिष्य पहली पंक्ति में बैठे थे। फिर रियांग ने एक भयावह अभिव्यक्ति बनाई और बुरी मुस्कान के साथ काई की ओर देखा। लेकिन चूंकि काई इतना मजबूत है, मैं हर एक आंतरिक दरबारी शिष्य को यहाँ आने और इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दूंगा जो उसे चुनौती देना चाहता है। जैसे ही रियांग ने अपना वाक्य पूरा किया, स्टेडियम एक बार फिर बातों से गूंज उठा। यहाँ तक कि जुनजुन के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव थे और उसने अविश्वास से रियांग की ओर देखा। सबसे पहले रियांग ने 20 आंतरिक दरबारी शिष्यों को काई को चुनौती देने के बारे में सोचा था, लेकिन काई द्वारा उसे शर्मिंदा करने के बाद रियांग ने सोचा कि यह उसका बदला लेने का सही समय है।
लेकिन उसकी योजना तब विफल हो गई जब उसने लगभग 800 पुरुष शिष्यों को खड़े होकर काई की ओर आते देखा। हम उससे लड़ेंगे, उनमें से एक ने कहा और बाकियों ने सिर हिलाया। अगर उसे मार दिया गया तो क्या होगा? हमें इसे अब रोकना होगा, जुनजुन ने रियांग से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काई बोल पड़ी। मुझे पूरे आंतरिक दरबार को हराना है, काई ने कहा। नहीं चिल्लाया, पहली बार। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह नशे में है? उनमें से एक ने कहा। बाकी लोगों ने भी काई को करीब से देखा और देखा कि उसके घुटने थोड़े हिल रहे थे। यह उसे मारने का सही समय है, उनमें से एक ने कहा और उसने काई पर आरोप लगाया। हकीकत में काई ने जिन लोगों को ठीक किया था या जिनकी मालिश की थी, उन्होंने यह अफवाह फैला दी थी कि वह सिर्फ उनकी त्वचा को छूकर किसी को भी खुश कर सकते हैं। भीतरी दरबार की प्रत्येक महिला इससे मंत्रमुग्ध हो गई और उसने किसी भी भीतरी दरबारी पुरुष शिष्य के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। इसके कारण वे काई के नश्वर शत्रु बन गए। काई को थोड़ा चक्कर आ रहा था और वह हमले से बचने के लिए अजीब तरह से घूम रहा था। काई की त्वचा का एक बाल गायब करते हुए शिष्य उसके दाहिनी ओर चला गया। अन्य लोगों ने ये देखा और उन्होंने भी उस पर हमला कर दिया। वह इस प्रकार चक्कर खा रहा था कि सभी लोग भ्रमित हो गए। वह प्रसिद्ध शराबी मुट्ठी है, उनमें से एक ने अचानक कहा। यदि काई ने सुना होता कि जब वह अभी भी सामान्य था तो वह आंसुओं की नदियां हंसता। वह नशे में मुट्ठी का उपयोग कर रहा है, चाहे वह कितनी भी शराब पी ले, उसे नशे में लाना असंभव था। उनकी वर्तमान स्थिति उनकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाने का परिणाम थी। ठीक है, अब तुम लोगों को मारने का समय आ गया है, काई ने अचानक कहा और अपने पेंडेंट से तलवार निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसने उसे गिरा दिया। हर कोई स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। काई कुछ दिन पहले तलवारों से लोगों को मार रहा था और अब वह तलवार पकड़ने में सक्षम नहीं था। ओह, ये कैसी विडंबना है! काई नाटकीय ढंग से बेहोश हो गया और उसने अपनी तलवार उठा ली। फिर उसने जमीन की ओर देखा और तलवार उसमें डाल दी। पृथ्वी की मौलिक आत्मा, कृपया मेरी मदद करें क्योंकि मैं थक गया हूँ, काई ने जप किया। क्या वह कोई मंत्र था? भ्रमित आंतरिक दरबारी शिष्यों में से एक ने पूछा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल अजगर दरारों से बाहर आया। ड्रैगन एक पश्चिमी ड्रैगन था और उसका पूरा शरीर मिट्टी से बना था। आंखों के बजाय ड्रैगन की आंखों के सॉकेट में चमकती पीली गेंदें थीं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ड्रैगन के पास कोई पंख नहीं थे। हाँ, आपने सही सुना, अजगर के पंख नहीं थे। इसकी पीठ पूरी तरह से सपाट थी, इसलिए या तो यह एक दोषपूर्ण ड्रैगन था या ये सिर्फ एक बड़ी छिपकली थी। तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? काई चिल्लाया। ड्रैगन ने अपना सिर काई की ओर झुकाया और उसके गले से एक फूंफकार निकली। क्या यह मेरी गलती है कि तुम्हारे पास पंख नहीं हैं और तुम्हारे पास उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति भी नहीं है? आह, तुम बेकार हो, मुझे दूसरा अजगर बुलाने दो। काई ने अपना माथा रगड़ा और दूसरी तलवार निकाल ली। लेकिन इस बार उसने तलवार हवा में उछाल दी और नारे लगाने लगा। हवा की मौलिक आत्मा, कृपया मेरी मदद करें क्योंकि यह बेवकूफ़ ड्रैगन मेरे दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। अचानक हवा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने लगी और बवंडर बनना शुरू हो गया। एक और गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी और एक और अजगर प्रकट हुआ। ये ड्रैगन एक पूर्वी ड्रैगन था, लेकिन इस बार ड्रैगन की कोई त्वचा नहीं थी और केवल उसकी हड्डियों से ही उसका शरीर बना था। ओह फ्रिगिंग, चलो, क्या तुम भी ड्रैगन हो या बस कोई बहुत बड़ी छिपकली? एक ड्रैगन के पंख नहीं हैं और दूसरे के पास त्वचा नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काई ने एक बार फिर उसके माथे की मालिश करना शुरू कर दिया। दोनों ड्रैगन ने उसे ऐसे देखा जैसे यह उसकी गलती थी। बेशक यह उसकी गलती थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस उन्हें मार डालो। काई ने भीतर के दरबारी शिष्यों के समूह की ओर हाथ का इशारा किया, जो डर से कांप रहे थे। ड्रैगन ने एक दूसरे को देखा और दो गगनभेदी दहाड़ें छोड़ीं, जिसे कुछ लोग खून की प्यास के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन असल में असली बातचीत कुछ इस तरह थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अर्थ ड्रैगन, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे ज़्यादा लोगों को मार सकता हूँ। विन ड्रैगन, अरे हाँ, जो भी हारेगा उसे जीतने वाले को मसाज देनी होगी। अर्थ ड्रैगन, चुनौती शुरू करें। और इसके साथ ही दोनों ड्रैगन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। पृथ्वी ड्रैगन ने अपनी मदद के लिए कुछ पृथ्वी गोलेम उठाए और अपनी विशाल पूंछ और पंजों से लोगों को मार डाला, जबकि वह जमीन पर अपने पैर पटक रहा था और जमीन में दरारें पड़ गईं और शिष्यों को निगल लिया। जबकि पवन ड्रैगन ने शिष्यों को मारने के लिए बवंडर पैदा किया। डर की चीखें पूरे स्टेडियम में गूंज उठीं क्योंकि आंतरिक दरबार के शिष्यों ने ड्रैगन के हमलों से बचने की कोशिश की। लेकिन काई ने पहले ही उसके और शिष्यों के चारों ओर एक अवरोध पैदा कर दिया था, इसलिए वे भाग नहीं सके। संप्रदाय के बाकी लोग इसे भय भरी आंखों से देखते रहे। 5 मिनट बाद पूरा स्टेज लाशों से भर गया और हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ने लगे और सभी ने सोचा कि वे और अधिक खून चाहते हैं।
वे पूरी तरह गलत थे। अर्थ ड्रैगन, हा, मैंने 401 किसानों को मार डाला जबकि आपने 399 किसानों को मार डाला। मैं जीत गया। एयर ड्रैगन, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपने उन गोले का उपयोग करके धोखा दिया है। अर्थ ड्रैगन, जीत तो जीत होती है, अब मुझे मेरी मालिश दो। वायु ड्रैगन रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले क्योंकि वह केवल एक विशाल हड्डी वाला ड्रैगन था। एयर ड्रैगन ने खुद को अर्थ ड्रैगन के चारों ओर लपेट लिया और अपने शरीर को अर्थ ड्रैगन की त्वचा के खिलाफ दबाना शुरू कर दिया। आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? गर्जन, आप उसे भयानक मालिश दे रहे हैं। ओह, बस गायब हो जाओ। काई ने अपनी उंगलियां तोड़ दी और दोनों ड्रैगन गायब हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं खुद को अपने कमरे में बंद करने जा रहा हूं और बंद खेती में रहूंगा। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। और मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूं, एक गठन करेगा वह मेरे लिए। क्या आप समझते हैं? काई ने दर्शकों में सभी को घूर कर देखा। संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य, जिसमें संप्रदाय के गुरु और बुजुर्ग भी शामिल थे, ने उत्साह के साथ अपना सिर हिलाया। वैसे ये थैली उन सभी जिंदगियों के मुआवजे के रूप में ले लो जो मैंने ली, काई ने 1 मिनट बाद कहा और एक स्टोरेज रिंग रियान की ओर फेंक दी। उस अंगूठी में 1 लाख स्पिरिट स्टोन है, इसे सावधानी से उपयोग करें। सयोनारा, उसने अपनी उंगलियां जोड़ीं और चटकाईं। वहां मौजूद हर कोई ट्रांस जैसी स्थिति में चला गया और काई ने उन ड्रैगन को बुलाने और अपने खेती के आधार के बारे में अपनी यादें मिटा दीं। इससे उसे छिपने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उसके जीवन से कुछ अतिरिक्त नाटक दूर हो जाएंगे। उसने एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और हर कोई अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गया। फिर उसने खुद को टेलीपोर्ट करके अपने कमरे में वापस बुला लिया। क्या उस अंगूठी में सचमुच लाखों स्पिरिट स्टोन हैं? जैसे ही काई गायब हो गई, जुनजुन ने अविश्वास से पूछा। रियांग ने अंगूठी की सामग्री की जांच की और उसे गिरा दिया। उसने कांपते हाथ से उसे उठाया और आश्चर्य से रियांग की ओर देखा। इसमें 1.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन हैं, आखिरकार उसने कहा और पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। तारांकन, काई टेलीपोर्ट होकर वापस अपने कमरे में चला गया और उसे लगा कि वह नींद में जा रहा है, लेकिन वह इससे डरता था। इसलिए इसके बजाय उसने अपनी चेतना को अपने द्वारा बनाई गई एक विशेष संरचना के अंदर स्थानांतरित कर दिया और अपने शरीर को बेहोशी की ओर जाने दिया। जब उसकी मानसिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी तो वह अपने शरीर के अंदर वापस आ सकेगा। काई की चेतना विकसित होने लगी और समय बीतता गया। तारांकन, कुछ समय बाद, उनके अनुसार केवल कुछ समय ही बीता था। उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई और वह जाग गया। ठीक है, ये कम से कम पुष्टि करता है कि इस दुनिया में मौलिक आत्माएं कौन हैं। काई ने मन ही मन बुदबुदाया। प्रत्येक संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की तात्विक आत्माएं थीं, कुछ एक जैसी थीं और कुछ भिन्न थीं। एक दुनिया में मौलिक आत्माओं के रूप में 5 ड्रैगन या मौलिक आत्माओं के रूप में 4 सजीव पुनर्जन्म हो सकते हैं। मौलिक आत्माएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन नश्वर खेती की दुनिया की मौलिक आत्माओं में शामिल हैं शीर्ष पर महाद्वीप से शुरू होकर उत्तर का काला कछुआ, पश्चिम का सफ़ेद बाघ, दक्षिण का वर्मिलियन पक्षी, पूर्व का नीला ड्रैगन और केंद्र का पीला ड्रैगन। काई ने अज्योर और येलो ड्रैगन को बुलाया था। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और मिया, नेजुको और अन्य लोगों के साथ अपना वादा पूरा करना चाहिए। काई ने किसी और चीज़ के बारे में कोई भी विचार त्याग दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह धारणा गलत थी कि बहुत कम समय बीता था।